अच्छा जी, नेक्स्ट हेड है हमारा वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ वगैरह। एम्प्लॉयज़ किस लिए काम करते हैं? वेजेस के लिए। मेनली वो किस लिए काम करते हैं? वेजेस के लिए। लेकिन वेज रिलेटेड फैक्टर्स के अलावा भी फैक्टर्स होते हैं जो आप किस में पढ़ चुके हो? बिजनेस स्टडीज़ के अंदर पढ़ चुके हो। तो वेजेस के अंदर आपके टाइम रेट हो सकते हैं कि पर आवर वेजेस हो सकती है, जो टाइम रेट होती है, पीस रेट हो सकता है, ठीक है, सैलरी, बोनस, मतलब मंथली सैलरी हो सकती है, बोनस मिलता है सालाना, ठीक है ना। इस तरह कमीशन मिल सकता है कि कोई आपने डील करवा दी तो आपको कमीशन मिलेगा, या अक्सर सेल्स एजेंट्स को कमीशंस मिलते हैं, ठीक है, कि आपने इतने यूनिट्स बेचे तो आपको कमीशन मिलेगा। और ज़रूरी नहीं है कोई एक, मतलब मिक्स भी हो सकते हैं सैलरी के, मिक्स भी उनके होते हैं, कंपनसेशन हो सकते हैं, जैसे कि आपकी सैलरी भी है प्लस कमीशन भी है। बेसिक सैलरी मिसाल तौर पर आपके महीना 5,000 रुपये हैं और हर यूनिट सोल्ड आपको जो है 500 रुपये का कमीशन मिलेगा। तो एक बंदा कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल कोई अगर गैजेट बेच रहे हैं, कोई मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं और पर यूनिट सोल्ड के ऊपर 500 का कमीशन है अगर, और बंदा पूरे महीने में मिसाल तौर पे 100 यूनिट्स बेच पाता है, तो 500 मल्टीप्लाई 100 यूनिट्स, तो 50,000 ये हो गया कमीशन के बेस पे, और 50,000 बेसिक सैलरी, 1 लाख कमा सकता है वो इस तरह से। सही, तो इस तरह भी होते हैं कॉम्पनसेशंस। तो ये सारी कॉम्पनसेशंस वेज रिलेटेड होती हैं जिसके बदले एम्प्लॉय काम करता है, ठीक है। बट दैट्स नॉट इट। एम्प्लॉय के ये पूरा आपने बिजनेस स्टडीज़ के अंदर भी देखा ही होगा, इसके अंदर फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स जैसे वेज रेट, टाइम रेट अगर आवरली वाला तो उसको डिफाइन किया यहाँ पर, ठीक है, इस कॉलम में डिफाइन किया है, उसके फ़वाइद बताएं, उसकी लिमिटेशंस बताई हैं कि टाइम रेट के अंदर मसला क्या। मिसाल तौर पर आवरली वेज के ऊपर जो है ना, आपने बंदे को रख तो लिया, लेकिन अगर वो टाइम ज़ाया कर रहा है, प्रोडक्टिव नहीं हो रहा, तो क्योंकि उसकी वेज रेट है वो प्रोडक्शन के साथ अलाइन नहीं की हुई आपने, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपने पीस रेट के हिसाब से किया हुआ है, प्रोडक्शन के साथ अलाइन की हुई है, तो उसको जब आगे जितने यूनिट्स बनाने होंगे बना दिए, चला गया, अब उसको फर्दर नहीं रोक पाओगे। वो जितने यूनिट्स का आज उसका मूड हुआ बनाया और चला गया, तो अब मार्केट में डिमांड और है लेकिन वो रुक नहीं रहा, ठीक है। उसको रोकने के लिए, बाउंड करने के लिए आप क्या करोगे? तो आपको चाहिए ना कि सिक्योरिटी चाहिए, मेंटल सिक्योरिटी के बंदा हमारे पास रहे जब जब काम आए। तो उस अगले बंदे को मेंटल सिक्योरिटी चाहिए कि जब काम पूरा हो जाएगा तो आप हटा नहीं दोगे। तो फिर वो कहानी आ जाती है सैलरी बेस्ड, ठीक है ना, सैलरी पे रखते हैं, फिर माहाना सैलरी होती है, उसके लिए बंदा अवेलेबल होता है। तो इनके सबके प्रोज एंड कॉन्स हैं सारे तरीकों के। सैलरी, वेज रेट या बोनस साथ में देते हो तो और मोटिवेट होते हैं एम्प्लॉयज़, ठीक है ना। सालाना बोनसेस मिलते हैं, कुछ हाफ ईयरली बोनस होते हैं, कुछ गुड परफॉर्मेंस पे बोनस मिल जाते हैं। इसी तरीके से ईद बोनस मिलता है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल किसी और दूसरे मुल्क में, दूसरे कल्चर्स और मज़ाहिब में क्रिसमस बोनस मिल सकता है, दिवाली बोनस मिल सकता है। वो किस माइंडसेट से होता है कि इनको मतलब शॉपिंग के लिए, अपनी फैमिली को अफोर्ड करने के लिए जो अमाउंट्स मैसर हों, तो इस तरह से करके बोनसेस भी दिए जाते हैं। कमीशंस मैंने बता दिए। प्रॉफिट शेयरिंग भी एक अच्छा तरीका है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का। जो की एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कंपनी के हाथ बन जाते हैं, कि जिनको कंपनी मतलब कंपनी के वर्किंग हैंड्स होते हैं वो, तो उनको मोटिवेट रखने के लिए कंपनी ये भी चाहती है कि उनको प्रॉफिट शेयरिंग भी दे दे थोड़ी। तो इससे क्या होता है, वो चाहते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हो, क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगी तो उनको भी एक शेयर मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, वेज रिलेटेड फैक्टर्स के अलावा नॉन वेज रिलेटेड फैक्टर्स भी मौजूद हैं जो एम्प्लॉय को जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। नॉन वेज फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? किसी किस्म के फ्रिंज बेनिफिट्स जैसे हम कहते हैं, पर्क्स, एम्प्लॉयज़ को पर्क्स मिलते हैं तो उसलिए भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। जैसे कि मोटर कार मिलेगी कंपनी की तरफ से, कंपनी की प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट मिल गया, कंपनी की तरफ से अगर एम्प्लॉयज़ को हेल्थ इंश्योरेंस मिल गई, कि कोई भी एम्प्लॉय को या एम्प्लॉयज़ की फैमिली तक को मिल गई अगर हेल्थ इंश्योरेंस के हेल्थ कवर कुछ इस तरह से, एम्प्लॉय या एम्प्लॉय की फैमिली में से, डायरेक्ट फैमिली में से कोई उसके जो है ना बीमार होता है तो कंपनी कवर करेगी। स्कूल की फ़ीस हो सकता है, चिल्ड्रन की एजुकेशन या छोटे बच्चों की नर्सिंग केयर, वो ज़्यादातर फीमेल एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए हो सकती है कि कोई रिसेप्शनिस्ट है, उसकी चाइल्ड को नर्सिंग केयर दी, तो वो जब वर्किंग आवर्स के अंदर आई हुई तो उसका अगर कोई चाइल्ड है तो वो वहीं उसी कंपनी की कोई नर्सिंग केयर है जहाँ पर तमाम फीमेल एम्प्लॉयज़ ऐसे जिनके बच्चे हैं वो आके जो है ना प्ले अराउंड कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सही है, तो इस तरह की फैसिलिटीज़, अकोमोडेशन दे सकती है कंपनी, प्रोवाइडेड अकोमोडेशन होती है बिलखुसूस उन जगहों पर जो दूर दराज एरियाज़ पे जो फैक्ट्रीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोर करने, ऑयल एंड गैस को रिफ़ाइन करने के लिए कोई फैक्ट्रीज़ है दूर दराज कहीं पे, तो वो शहर से दूर ही होती हैं। अब वहाँ पर एम्प्लॉय बार बार आ जा तो सकता नहीं, तो वो अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, और एम्प्लॉयज़ को जब अकोमोडेशन मिलती है तो कंपनी फिर एम्प्लॉयज़ बार बार छुट्टी मांगता है कि फैमिली के पास जाएँ, तो फिर ऐसी अकोमोडेशन भी देते हैं कि फैमिली को ही बुला ले वो पूरे कमरे। तो जितने की एम्प्लॉयज़ होंगे उतने ज़्यादा उनको पर्क्स एंड बेनिफिट्स दिए जाएंगे ताकि वो रुके किसी तरह। ट्रैवलिंग के पर्क्स मिलते हैं, आपको टूर दे दिया किसी किस्म का, जाके आप ना टिकट्स करा दी, या आपको ना कोई क्रूज ट्रिप दे दी, या किसी मुल्क की
को टूर करने की आपको ट्रिप कंपनी ने फाइनेंस कर दी, हज उम्रे के पैकेजेस निकाल दिए, सारे क्या है, फ्रिंज बेनिफिट्स हैं। एल्स देन द जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं उसके अलावा ही, इन सब में भी पैसा जाता है कंपनी का, लेकिन वो डायरेक्ट पैसे की सूरत में नहीं मिलते, वो किसी और तरह की मराहत हैं। मराहत मतलब बेनिफिट्स, जैसे गाड़ी मिल गई, ठीक है ना, पेट्रोल मिल गया, दीज बेनिफिट्स। अच्छा जी, तो एम्प्लॉय जो है वेज रिलेटेड बेनिफिट्स की वजह से तो रुकता ही है, वेजेस की वजह से कोई कंपनी में काम करता है, जो कि ये रखे हुए वेजेस किसके मतलब पैसों की वजह से, फाइनेंस की वजह से रुकता है। इसके अलावा नॉन वेज रिलेटेड फैक्टर्स मतलब नॉन फाइनेंस के अलावा वाले रीजन जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉय रुकता है जॉब सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे, काम करता है कि वो उस जगह काम करना चाहता है जहाँ उसको जॉब सेटिस्फैक्शन भी हो। ये खासतौर पर वो एम्प्लॉय होते हैं जो बहुत मजबूरी में काम नहीं कर रहे, जिनके पास ऑप्शंस ओपन है, वो ऐसी जगह देखेंगे कि भाई जॉब रोटेट होती है, एक ही जैसा काम तो नहीं है, बोर तो ना हो जाऊं। फिर जॉब एनरिचमेंट होती है, एक तो रोटेट करते हैं और एनरिच करते हैं सेम जॉब के अंदर, फिर फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड करते हैं, तो काम में मज़ा भी आता है, प्रमोशन भी मिलती है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। इसी तरह टीम वर्किंग है, कोलैबोरेशन है, ट्रेनिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स के लिए एक शहर भेजा दूसरे शहर भेजा, तो ये सारी चीज़ें ना कहीं एक तरह से एम्प्लॉय को फील कराती है कि ओके फाइन, एक तो मैं स्किल वाइज भी अच्छा होता हूँ, मेरा एक्सपोजर भी अच्छा होता जा रहा है कि मैं अलग अलग ममालिक भी घूम रहा हूँ, कंपनी के अलग अलग ट्रिप्स के ऊपर जा रहा हूँ, फिर हर ट्रिप के ऊपर कंपनी और भी बेनिफिट्स देती है, कोई गेम प्ले फॉर एग्जांपल कहीं पे ना ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा किसी दूसरे शहर में, वहाँ गए तो वहाँ पर कंपनी का एक बहुत बड़ा जो है ना सेटअप है, या किसी गोल्फ क्लब टाइप की जगह पर है ना प्रोग्राम रख दिया कंपनी ने, वहाँ पर गई कंपनी पूरी मीटअप हुई, फिर कोई वाटर बॉल टाइप का जो है ना पेंट बॉल टाइप के गेम्स खिला दिया, एक्चुअली वो रबर बॉल्स नॉट पेंट बॉल्स। अब मीटिंग पे गए हो तो पेंट बॉल तो समझ नहीं आएगा, बल्कि रबर बॉल्स भी समझ तो नहीं आना चाहिए, मीटिंग पे गए हो जख्मी हो के आ रहे हो, बट स्टिल इस तरह के होते हैं प्रोग्राम्स, ठीक है ना। म्यूजिकल चेयर खिला दिया, कोई भी टीम बिल्डिंग सेशंस करा दिया, क्या होता है कुछ ना कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। और ज़्यादातर ये ना HR डिपार्टमेंट करता है कंपनीज का, जो कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे टीम बिल्डिंग सेशंस करता है। तो ट्रेनिंग्स आपकी, इसी तरीके से प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटीज़, ये सब की वजह से एम्प्लॉय काम करता है। तो एक तो वेजेस की वजह मतलब फाइनेंशियल फैक्टर्स, फिर फाइनेंशियल फैक्टर्स के अलावा ऐसे फैक्टर्स जो कि बेनिफिट्स की सूरत में मिल रहे हैं, पैसे की सूरत में नहीं मिल रहे, लेकिन ऐसे बेनिफिट्स जो पैसों से खरीदे जाते हैं, गाड़ी घर और सब कुछ मिल रहा है। फिर उसके अलावा जॉब की नेचर ऐसी है कि उससे भी सेटिस्फाइड है, तो इन सारी वजूहत के बिना पर काम करता है। लेकिन यहाँ पर लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स भी हैं जिसकी बिना पर कोई एम्प्लॉय एक जगह पर फंसा हुआ है, या एक ही जगह पर काम कर रहा है, दूसरी जगह का नहीं सोच रहा, या एक जगह से दूसरी जगह भागने का सोच रहा है, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस इस जगह की ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल उसकी हेल्थ कंडीशंस जो है ना वो प्रॉपर केटर नहीं हो पा रही उस जगह पर, वो काम की नौयत ऐसी है कि उसको फॉर एग्जाम्पल किसी एम्प्लॉय को एस्थमा हो और वो किसी के टेक्सटाइल सेक्टर की किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर हो, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की किसी कंपनी के अंदर अगर वो काम कर रहा है तो वो यकीनन कपड़े से कुछ ना कुछ बनाएंगी या धागे से कपड़ा बनाएंगी, तो फैब्रिक का कोई फर जो है वो हल्का फुल्का पॉलिन्स की तरह उड़े हवा में और वो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करे तो उसके हेल्थ इश्यूज आ रहे हो, तो अब वो एक लिमिटिंग फैक्टर ऐसा है कि जॉब सेटिस्फैक्शन सारी होती है उसको, लेकिन फिर भी हेल्थ एंड सेफ्टी का मसला है उसकी, ठीक है, तो वो फिर लिमिट हो रहा है। वो या तो वहाँ जॉब अगर पहले से नहीं कर रहा, अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है तब भी मना कर देगा, भाई पैसे भी बहुत अच्छे हैं, गाड़ी भी मिल रही है, घर भी, लेकिन मैं नहीं आ सकता बिकॉज आई कैन नॉट सर्वाइव देयर, मेरी हेल्थ को हो सकता। तो ऐसे भी कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, ठीक है, कि बंदा किसी जॉब को रद्द कर देता है या किसी जॉब के अंदर मौजूद है उस जॉब को छोड़ देता है, ठीक है। तो सब अच्छा है, लेकिन कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स अगर मौजूद है तो भी बंदे की जो जॉब है या वो उसका काम करने की जो ख्वाहिश है वो शायद ना हो, ठीक है। इसी तरीके से एक इंसान जो है ना क्या कहते हैं अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन को देख रहा हो सकता है कि यार ओके फाइन, इट्स अ वेरी गुड जॉब, मुझे सेल्स एजेंट बना हुआ हूँ, अच्छा मुझे सैलरी भी मिलती है, कमीशन भी मिलता है, एनुअल बोनस भी मिलता है, प्रमोशन के चांसेस भी हैं कि मैं सुपरवाइजर भी सून बनने वाला हूँ, बहुत सारी बातें, ठीक है ना, और कंपनी ट्रिप्स वगैरह भी ऑफर हमें करते हैं, बट फाइन, इट्स ऑल गुड। लेकिन मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो आर्ट के अंदर है, आई वॉन्ट टू बी अ पेंटर, ठीक है ना। अब वो पेंटर बनना चाहता है तो वो सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स को शायद रद्द कर देगा, क्योंकि उसकी पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट के बलबूते पे वो लिमिटेड कर दिया उसने अपना ऑप्शन को। कुछ भी देखूंगा तो पेंट की फील्ड में देखूंगा, पेंटिंग मतलब स्केचिंग, पेंटिंग वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें पीछे मेक सेंस करने की एक इंसान को जॉब पकड़ लेनी चाहिए, बहुत अच्छी जॉब है, जॉब सेटिस्फैक्शन और सब कुछ है, बट स्टिल ऐसा हो सकता है क्या वो ना करे, यस, कुछ लिमिटिंग रीजंस ये रहे। अच्छा, अब लेबर मार्केट को सबसे पहले, लेबर मार्केट के अंदर आने से पहले मैं कहूंगा कि लेबर मार्केट को किस तरह तस्वुर करेंगे आप।
जिस तरह किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट होती है, ठीक है ना, किसी भी प्रोडक्ट, लेट सपोज प्रोडक्ट की बात करते हैं टेबल, ठीक है ना, स्टडी टेबल्स, स्टडी टेबल्स की अपनी मार्केट है, मतलब स्टडी टेबल्स की डिमांड होगी, अलग अलग प्राइस लेवल्स पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड होगी, ज़्यादा प्राइस पे कम डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड होगी, कम प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड होगी, ठीक है ना। इट विल बी मोर लाइक ये आपका वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है और ये इनके डिमांड कर्व है, ठीक है ना, स्टडी टेबल्स का। कि ज़्यादा प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड Q1 है, अगर प्राइस P1 है, प्राइस P2 पे चली जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड Q2 पे चली गई, ठीक है ना। सो अगर प्राइस हाई है तो क्वांटिटीज कम डिमांड हो रही है और प्राइस इतनी लो है P2 पे, देखो ना लो वाली साइड पे P2। अच्छा ये मत समझना 1 ऊपर है तो 2 और ऊपर होना चाहिए, भाई मैं जिसको भी P1 कहूँ जिसको भी P2 कहूँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वरना तुम कहोगे इसको जरा P0.5 कह दे, नहीं यार मर्जी है। P2 प्राइस पॉइंट 2 का मतलब कोई भी $1 हो सकता है और वो हो सकता है $5 हो, ठीक है ना। तो क्वांटिटी ज़्यादा डिमांडेड है स्टडी टेबल्स की। तो जैसे प्रोडक्ट की मार्केट में होता है ना, वैसे ही लेबर की मार्केट में भी होता है। क्या समझे, लेबर है, लेबर की मार्केट है। लेबर को डिमांड कौन करते हैं, फर्म्स। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो लेबर को डिमांड करता है, राइट, लेबर को डिमांड करती है फर्म्स, बिजनेसेस डिमांड करते हैं। तो अगर लेबर के प्राइस फॉर एग्जांपल यहाँ ये लेट्स सपोज ये ग्राफ थोड़ा सा जिगजैग कर रहा हूँ कि ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, डायरेक्ट $5 से स्टार्ट हो रहा है, 5, 7, 9, $11, ठीक है ना, $2 बढ़ा रहा हूँ। तो $11 जब है तो लेबर की क्वांटिटी डिमांडेड जो है ना वीकली कितने लेबर आवर्स डिमांड हो रहे हैं, वीकली लेट्स सपोज 50 लेबर आवर्स डिमांड हो रहे हैं। अगर $11 पर आवर लेबर चार्ज कर, डॉलर्स पर आवर अगर इतना चार्ज कर रहा है लेबर तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 50। अगर लेबर कम चार्ज कर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई कि यार फिर तो चलो मिसाल तौर पर 50 है या 100 है या 150 है, 150 आवर्स पर वीक रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अगर $5 पर आवर लेबर का रेट हो तो फर्म्स डिमांड ज़्यादा करेगी ना। तो ये डिमांड कौन कर रहा है, लेबर को, फर्म्स। और फर्म्स को अगर ज़्यादा पैसे देने पड़ जाए, लेबर को कौन खरीद रहा है, फर्म्स खरीद रही है ना, लेबर से काम ले रही है, तो पर आवर ज़्यादा वेज रेट पे करना पड़ जाए तो फर्म्स कम डिमांड करें लेबर के आवर्स। लेकिन फर्म्स को वेज रेट कम देना पड़ जाए तो फिर फर्म्स ज़्यादा लेबर आवर्स डिमांड करेगी, ठीक है यार अच्छे प्राइस पे मिल रही है लेबर, तो मैं ज़्यादा लेबर को हायर करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरे एंड पे लेबर को सप्लाई कौन करता है, लेबर को सप्लाई लेबर करती है, अपने आप को सप्लाई लेबर करती है ना, ठीक है ना, लेबर का सप्लाई कर दिया, ठीक है। सो हैपन्स टू बी कि अगर $5 मिल रहे हैं तो लेबर कह रही है नहीं हमसे 50 आवर्स, मतलब बहुत सारे लेबर तो भाग गए, हम तो काम नहीं करेंगे इतने कम रेट पे, तो सिर्फ 50 आवर्स ही अवेलेबल है लेबर के। लेकिन $11 पर आवर मिल रहे हैं अगर, तो बहुत सारी लेबर काम करना चाह रही है, तकरीबन इतनी लेबर काम करना चाह रही है, तकरीबन लेट्स सपोज 140 लेबर आवर्स की सप्लाई अवेलेबल है, लेकिन $11 पे डिमांड सिर्फ इतनी है। $11 के ऊपर अगर $11 पर आवर पे करना पड़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड इतनी है, कितनी, 50 आवर्स, जबकि $11 पर आवर के ऊपर लेबर की क्वांटिटी सप्लाइड इतनी है। तो ये एक्सेस, यहाँ पर एक्सेस सप्लाई है। और अगर $5 की बात करें तो एक्सेस डिमांड है कि इतने लो रेट पे अगर लेबर को इतना लो रेट मिलेगा तो लेबर बहुत सारी तो काम ही नहीं करेगी। 150 आवर्स लेबर के अवेलेबल थे, लेकिन इतना $5 के रेट मिलेगा, मतलब मैक्सिमम 140 आवर्स अवेलेबल थे लेबर के, लेट्स सपोज, ठीक है। यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैक्सिमम 140 आवर्स लेट्स सपोज लेबर के अवेलेबल थे, कब, 11 के रेट पे। लेकिन रेट अगर कम मिले, $5 रेट मिले तो लेबर अपने आप को सप्लाई कम करेगी, कि जब सिर्फ 50 आवर्स सप्लाई कर दिया अपने आप, तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट इसके बीच में पड़ा, सही ना। इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पड़ा कहीं 90 आवर्स एट द रेट $8, $8 की वेज रेट पे 90 आवर्स, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है ना। तो फर्म्स लेबर को डिमांड भी, अगर $8 का रेट है, $8 का रेट है तो फर्म्स भी रेडी हैं पे करने के लिए। $8 फर्म्स डिमांड करते हैं ना लेबर को, तो डिमांड कर फर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इधर।
तो फर्म्स जो है $8 के रेट के हिसाब से 90 आवर्स तक की लेबर हायर करने के लिए रेडी है, और लेबर भी रेडी है। $8 पर 90 आवर्स की लेबर सप्लाई भी रेडी है। लेबर अपने आप को खुद सप्लाई करते हैं। सप्लाई कर यहाँ लेबर का, लेबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये सप्लाई कर लेबर सप्लाई कर रही है, और ये डिमांड कर फर्म्स डिमांड कर रही है, ठीक है ना। एक बेसिक आइडिया है लेबर मार्केट का। तो लेबर मार्केट के प्राइस डिटरमिन कैसे करते हैं, वही लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई से। तो अब इसी चीज को यहाँ देख लेते हैं, वेज डिटर्मिनेशन। लेबर मार्केट के अंदर वेजेस को कैसे डिटरमिन करते हैं, वही डिमांड सप्लाई जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो किसी भी चीज की जैसे मार्केट है ना, ठीक है ना, जैसे आमतौर पे कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं, स्टडी टेबल की मैंने मिसाल दी थी। तो आमतौर पे कंज्यूमर जब स्टडी टेबल डिमांड कर रहे हैं, और उस स्टडी टेबल्स को सप्लाई कौन कर रहे हैं, फर्नीचर के सप्लायर्स या ऑफिस फर्नीचर के सप्लायर्स जो भी हैं, वो सप्लाई कर रहे हैं। उनका सप्लाई कर्व और लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड कर, वो जहां पर इंटरसेक्ट करता है मीटिंग पॉइंट, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है किसी भी प्रोडक्ट का। वैसे ही एक फर्म के लिए जो इनपुट्स होते हैं, बिजनेसेस के जो इनपुट्स होते हैं, उनकी मार्केट भी वैसी ही होती है। बिजनेसेस के लिए इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं, लेबर एक इनपुट है, तो लेबर को डिमांड बिजनेस कर रहा है और सप्लाई लेबर खुद कर रही है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वेजेस का वो पॉइंट हो गया। इतना वेज रेट, इस प्राइस का वेज रेट के ऊपर इतने क्वांटिटी ऑफ आवर्स, इतने आवर्स, ठीक है ना। तो ऐसे हमारी वेज डिटरमिन होती है। सो लाइक एनी गुड्स एंड सर्विसेज देयर इज अ मार्केट फॉर लेबर, फर्म्स डिमांड लेबर एंड पीपल सप्लाई देयर स्किल्स। पीपल सप्लाई देयर स्किल्स या पीपल सप्लाई देमसेल्व्स कह लो, ठीक है, जो उस डिमांड को सूट करते हुए। तो लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम बिल्कुल वैसे ही होता है। और ये सारी वैसी मिसाल है, जब वेज रेट $10 का है, $15 का, $20 का, $25 का, $30 का, तो अलग अलग क्वांटिटीज डिमांडेड है लेबर की। कौन डिमांड कर रहा है, फर्म्स, ठीक है। और लेबर की क्वांटिटी सप्लाइड भी अलग अलग है, और सप्लाई कौन कर रहा है, लेबर देमसेल्व्स आर सप्लाइंग देमसेल्व्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। क्लियर है सो फार। अब इस मिसाल को किसी अगर उसमें देखें ताकि हम विजुअलाइज करने में आसानी हो, ठीक है। कोई भी लेबर मार्केट कंसिडर करें इसके अंदर। अब ये वेज रेट्स किसके हो सकते हैं, $30 एन आवर से $10 एन आवर तक। इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है $20 एन आवर। ये कोई हम मिसाल ले सकते हैं, कोई डेवलपर, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, एंड्रॉयड डेवलपर या iOS का कोई डेवलपर, ठीक है ना। तो उसके अगर ये वेज रेट्स हैं, सही ना, इतना $1 पर आवर। अगर $30 पर आवर है तो $30 पर आवर मिल रहे हैं, तो बहुत सारे आ जाएंगे डेवलपर्स। हाँ, ये तो अच्छी मार्केट है, हम यहाँ पर आगे डेवलप करना चाहेंगे, ठीक है ना। वो अपने ममालिक को छोड़ के या अपने प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के, अपने बिजनेसेस को छोड़ के, या अपने जिस सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते थे उसको छोड़ के यहाँ के काम करना चाहेंगे, ठीक है, अगर मिल जाए ये रेट। लेकिन यहाँ पर वो रेट नहीं मिल रहा उस मार्केट में, मतलब कोई और काम कर रहे थे उसकी जगह ये काम करना चाहेंगे। अगर इतना रेट मिले तो 400 घंटे लेबर के अवेलेबल हो जाते, लेकिन इतना रेट नहीं देने वाले। सप्लायर कह रहा अगर $30 रेट देना पड़ गया ना, तो हमें तो फिर मजबूरन बस 240 लेबर आवर्स रिक्वायर्ड होंगे अगर $30 रेट देना पड़ जाए, सही। जबकि लेबर कितनी रेडी है काम करने के लिए। तो सप्लायर $30 के ऊपर देखेगा ना कि हमें 240 आवर्स रिक्वायर्ड है, और इतनी लंबी लाइनें लग गई लेबर्स की काम करने के लिए, इतनी सारी सीवीज आ गई हमारे पास। तो सप्लायर ने फिर रीडिसाइड किया कि नहीं यार, मे बी वी कैन गो लेस। सप्लायर ने जो ना फिर इसका आधा करके देखा। सप्लायर ने डिसाइड किया कि लेट्स टॉक अबाउट $15, ठीक है। अगर $15 एन आवर हो, $10 पे तो सप्लायर खुश हो जाएगा कि $10 पे तो सप्लायर कहेगा ओके आई डिमांड 400 आवर्स। लेकिन $10 पे लेबर की सप्लाई तो 240 है, फिर सप्लाई कर देखो सिर्फ 240 है, डिमांड इतनी है, ठीक है ना। तो 10 को तो भूल जाओ। $15 पे क्या है, $15 पे भी जो सप्लायर डिमांड कर रहा है वो इतने कर रहा है कि इतने। अगर $15 एन आवर का वेज रेट है तो 360 आवर्स की लेबर मैं हायर कर लूँगा, लेकिन 15 के वेज रेट पे सिर्फ 280 आवर्स की लेबर ही सप्लाई हो रही है। और रेट अगर 20 का हो तो
क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड ये दोनों क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और ये कौन सा पॉइंट कहलाता है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर कितने पे, $20 के ऊपर 320 आवर्स, 320 आवर्स एट द रेट $20 सप्लाई भी हो रहे हैं और डिमांड भी किए जा रहे हैं। क्लियर है। द इन्फ्लुएंसेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है ना, द इन्फ्लुएंसेस ऑन एक्चुअली लेबर की डिमांड और सप्लाई, लेबर मार्केट के अंदर लेबर की डिमांड सप्लाई के ऊपर क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, ठीक है। एक तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर एक जो दिया हुआ है बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, ठीक है, कि लेबर की डिमांड जो ज़्यादा हो सकती है वो उस लेबर को यूज़ करके आप क्या बना रहे हो उसकी डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट होगी, ठीक है। ये मेरे पास तस्वीर जो है economicshelp.org से ली हुई है, रेफरेंसेस दे देने चाहिए। अच्छा जी, तो ये कॉफ़ीज़ की डिमांड है, ठीक है ना, और कॉफ़ीज़ की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है उनके उस लेबर की डिमांड जो कॉफ़ीज़ देते हैं, बैरिस्टास, ठीक है ना, ये कॉफ़ीज़ सर्व करते हैं, देते हैं। तो अगर कॉफ़ी की डिमांड आउटवर्ड शिफ्ट हो रही है किसी वजह से, क्यों, अदर देन प्राइस रीज़न की वजह से शिफ्ट होता है ना, सीज़न आ गया तो इसके वजह क्या, लेबर की डिमांड भी बढ़ जाएगी, सही है। सो लेबर की डिमांड जो है वो डिराइव्ड डिमांड है, डिराइव्ड डिमांड, सही है। डिराइव्ड यार एक तो होता है ड्राइव और एक होता है डिराइव। ये डिराइव मतलब कोई एक चीज़ दूसरे से निकले, ठीक है ना। तो इसको मुझे यहाँ लिखना चाहिए कि आपके लेबर की डिमांड डिराइव होती है आपकी प्रोडक्ट की डिमांड से। इसकी कोई एक और मिसाल, रमज़ान का सीज़न है अगर, ठीक है ना, तो कोई भी ऐसे जो फास्ट फूड सेल करते हैं या फ्रोज़न फूड सेल करते हैं एक्चुअली, तो फ्रोज़न समोसे, फ्रोज़न पकौड़े, ये वाले, उनकी डिमांड कर्व के शिफ्ट आउटवर्ड्स होगा टुवर्ड्स राइट, क्योंकि उन सारे उस तरह की चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। और क्योंकि वो शिफ्ट आउटवर्ड्स टुवर्ड्स राइट होगा तो उसके बदले D1 से D2 पे चला गया, तो उसकी वजह से लेबर की डिमांड भी जो है लेबर मार्केट के अंदर D1 से D2 पे चली जाएगी, ठीक है, जबकि लेबर की सप्लाई वही है, सही। लेकिन पहले लोअर प्राइसेस पे कम नंबर ऑफ लेबर्स रिक्वायर्ड थे, लेकिन उसी सप्लाई कर्व पे रहते हुए अब ज़्यादा लेबर रिक्वायर्ड है तो हायर प्राइस पे ज़्यादा लेबर रिक्वायर्ड है, बल्कि। क्लियर है। सो दिस इज व्हाट्स शिफ्टिंग। अच्छा, इसी तरह सीज़न ख़त्म हो जाए, सीज़न ख़त्म हो जाए तो लेबर की डिमांड में बैक शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि वो तमाम प्रोडक्ट्स जिसको वो लेबर बनाता है उसकी डिमांड ख़त्म, तो लेबर की डिमांड भी कम। क्लियर है। सो एक तो बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जिस चीज़ की लेबर की डिमांड के अंदर लेबर की डिमांड या सप्लाई का जो ताल्लुक है उसके चेंज होने या ना होने से उसका मतलब ताल्लुक बहुत बड़ा प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना। अगर पहले डिमांड का ताल्लुक, अगर जिस जो प्रोडक्ट वो बनाती है लेबर, उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई तो लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर जो प्रोडक्ट वो लेबर बनाती है उस प्रोडक्ट की डिमांड गिर गई तो लेबर की डिमांड भी गिर जाएगी। फिर लोअर वेजेस पे कम नंबर ऑफ लेबर्स हायर होंगे, ठीक है, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर। इसी तरह सप्लाई के बारे में बात करें तो लेबर की सप्लाई शॉर्ट कब हो सकती है, जब लेबर मुल्क छोड़ के चली जाए, तो उस मुल्क में ब्रेन ड्रेन हो गया, यू नो। इस ब्रेन ड्रेन का मतलब स्किल्ड पीपल, स्किल्ड लेबर जो है चली जाए, तो ब्रेन ड्रेन होने की वजह से लेबर का सप्लाई का बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। वो मैं करके नहीं दिखा रहा, आप समझ तो गए ना वो। और लेबर का सप्लाई का फॉरवर्ड शिफ्ट कब करेगा, जब लेबर आ जाए या फिर आपकी करंट लेबर एजुकेट, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट हो गए बहुत सारे लड़के, एक बहुत बड़ा बैच पूरे साल आपके मुल्क का ग्रेजुएट होता है, फिर वो वर्क मार्केट के अंदर आता है, वर्किंग एज हो जाती है ना उनकी। तो ऐसी केस के अंदर लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी। ट्रेनिंग मिल गई, गवर्नमेंट ने कोई ट्रेनिंग दे दी, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज करा दिए गवर्नमेंट ने, तो उससे क्या होगा, मार्केट में जब वो कोर्सेज कंप्लीट होंगे तो वो काम करने वाले लोग बढ़ जाएंगे, तो सप्लाई कर्व लेबर का आउटवर्ड शिफ्ट हो गया। क्लियर है। लेबर का सप्लाई कर्व, लेबर खुद अपने आप को सप्लाई करती है और डिमांड कर्व फर्म्स उनको डिमांड करती है, ये तो क्लियर है ना। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड फॉर लेबर, क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो ऊपर एक बताया कि जो आउटपुट वो लेबर बनाती है उसकी डिमांड गिर जाए तो लेबर की डिमांड भी गिर जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाए लेबर की डिमांड भी बढ़ जाती है। ये अदर देन प्राइस है। अगर प्राइस ज्यादा मिल रही है और लेबर अपने आप को ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं तो प्राइस रीजन की वजह से लेबर की क्वांटिटी डिमांडेड एक्सटेंड होगी,
लेकिन अदर देन प्राइस फैक्टर्स की वजह से लेबर की डिमांड बढ़ी तो दैट विल बी इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर्स। इसी तरीके से एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अगर वेल एजुकेटेड लेबर होगी तो अनस्किल्ड लेबर की बनस्बत हाईली स्किल्ड लेबर के अंदर किसकी डिमांड ज्यादा होगी? हाईली। तो अगर एजुकेशन हो जाए, एक मुल्क के अंदर एजुकेशन के जो मिसाल के तौर पे मौके बढ़ जाते हैं, ट्रेन करने के मौके बढ़ जाते हैं, तो बहुत सारे लोग उससे फायदा उठाते हैं और एजुकेट हो जाते हैं, तो उस मुल्क की लेबर की डिमांड बढ़ जाती है कि यू नो अगर फ्रीलांसिंग हो रही है तो दुनिया भर में इधर उधर बहुत सारी कंट्रीज जो है उनको लेबर चाहिए होती है, खासतौर पर डेवलप्ड कंट्रीज को चीप लेबर चाहिए होती है, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ रुख करते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आपस में कॉम्पिटिशन है। वो कंट्री जहाँ पर एजुकेशन ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो रही है तो वहाँ पर उनके वो दूसरी कंट्रीज के डायरेक्शन वहाँ चली जाएगी कि अच्छे एजुकेटेड लोग जो हैं और चीप लेबर मिल रहे तो उस तरफ चले आएंगे, वो वहाँ से काम करवाएंगे। तो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में यही होता है। इसी वजह से पाकिस्तान, मतलब इंडिया, प्रिंसिपली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या एशियन कंट्रीज जितनी भी जहाँ लोअर वेज रेट्स के ऊपर लेबर मिल जाते हैं, दुनिया भर से इस तरफ रुख है चीप लेबर फाइंड करने का, और वो भी स्किल्ड। ठीक है, तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मिले तो लेबर की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा, एजुकेशन और ट्रेनिंग से लेबर की सप्लाई भी बढ़ जाती है। लेबर अगर एजुकेट हो जाए, ट्रेन हो जाए तो वो इस काबिल हो जाती है, काम करने लायक हो जाती है। सही। सो आप कहो कि लेबर तो चाह रही है काम करना, तो क्या लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी? सिर्फ चाहना काफ़ी नहीं है, एबल भी होनी चाहिए। चाह तो रही है अपने आप को कि हम काम करें, लेकिन वो केपेबल ही नहीं है काम करने के। कब होंगे केपेबल? एजुकेट हो गए। जब एजुकेट भी हो गए ना तो अब वो प्रॉपर सप्लाई कहलाए कि अब वो चाहते भी हैं काम करना और एजुकेट, मतलब वो एजुकेशन क्वालिफाइड भी हैं वो लोग काम करने के। ठीक है, अच्छा, टेक्नोलॉजी भी इंपैक्ट करती है, इससे लेबर की डिमांड बढ़ भी सकती है, गिर भी सकती है, डिपेंड करता है। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मिसाल के तौर पर सब्सटीट्यूट करेगी लेबर को, तो उससे लेबर की डिमांड गिर जाएगी। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेगी, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन करेंगे तो लेबर की डिमांड गिर जाएगी, तो लेबर का डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लेबर के साथ ही चल सकती है, और उस टेक्नोलॉजी के जरिए कल तक एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट है जो आप नहीं बना सकते थे, लेट्स सपोज, वो अब आप बना सकते हो अपने मुल्क में। लेट्स सपोज आप अपने मुल्क के अंदर एलसीडी स्क्रीन्स नहीं बना सकते थे, अब वो टेक्नोलॉजी ले आए कि अब हमारे मुल्क में एलसीडी स्क्रीन्स बन सकती है। तो वो टेक्नोलॉजी आने की वजह से एलसीडी स्क्रीन्स बनेंगी, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लेबर को भी तो फिर हायर करोगे आप। तो वो तमाम लेबर जो कि ये वाला हुनर हासिल करके दूसरे ममालिक में जा रही थी, अब वो अब उसको आप ही डिमांड करो अपने मुल्क के अंदर कि वो अब हमारे पास फैक्ट्री आ गई है तो आप हमारे पास ही एम्प्लॉय हो जाए। क्लियर? तो आप लेबर की डिमांड आपने ज्यादा आपकी बढ़ गई क्योंकि आपने ऐसी टेक्नोलॉजी ली जिसको लेबर कॉम्प्लीमेंट करता है। तो टेक्नोलॉजी आ गई, अब लेबर भी तो चाहिए उसको चलाने के लिए। क्लियर? मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल खोलते हैं, अगर कल तक एक ऐसा डिजीज जिसकी इलाज के लिए बाहर जाया जाता था, वो डिजीज अब यहाँ पर क्योर होता होगा, तो उसकी मशीनरी तो आ गई, उस मशीनरी को ऑपरेट करने का डॉक्टर भी चाहिए, तो उन डॉक्टर्स की डिमांड बढ़ गई ना जो उस मशीनरी को ऑपरेट करते थे। सही। तो ऐसी मशीनरी जो डॉक्टर्स के साथ जो लेबर के साथ कॉम्प्लीमेंट होती है, वो लेबर की डिमांड को बढ़ा देती है। तो और ऐसी टेक्नोलॉजी जो लेबर का सब्सटीट्यूट हो तो वो लेबर की डिमांड को घटा देती है। सही। तो लेबर की डिमांड घट रही है तो शिफ्ट बैकवर्ड्स है, और बढ़ रही तो शिफ्ट फॉरवर्ड्स है। सही है, बिकॉज अदर देन प्राइस फैक्टर्स है ना। नंबर ऑफ कंपनीज, ज्यादा कंपनीज खुलेंगी तो ज्यादा लेबर डिमांड करेंगी। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट अगर कोई रेगुलेशंस डाल देती है, जहां से जैसे यहां पर एक मिसाल दी हुई है कि हर कंपनी को ये रिक्वायरमेंट है कि उस हर कंपनी का एक अपना क्लिनिक होना चाहिए, हर स्कूल का एक अपना क्लिनिक होना चाहिए, तो गवर्नमेंट की इस रेगुलेशन की वजह से डॉक्टर्स की डिमांड में डॉक्टर्स के डिमांड कर्व शिफ्ट आउटवर्ड्स टुवर्ड राइट होगा, क्योंकि अब वो हर स्कूल में भी रिक्वायर्ड है, हर कंपनी के अंदर भी रिक्वायर्ड है। सही ना, क्लिनिक्स क्योंकि गवर्नमेंट की रेगुलेशन आ गई। सही। प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अदर इनपुट्स। अच्छा, दूसरे इनपुट्स, बिल्कुल जैसे मैं बता रहा था ना, मशीनरी सिर्फ नहीं ना, रॉ मटेरियल भी तो होता है। लेबर जैसे कैपिटल इनपुट होता है जिसमें मशीनरी वगैरह शामिल हो सकता है, ठीक है ना, लेबर होता है, ठीक है ना। इसके अलावा कैपिटल के अंदर वर्किंग कैपिटल रिसोर्सेज भी तो होती है ना, जो करंट रिसोर्सेज होती है जिसमें रॉ मटेरियल शामिल है। अगर रॉ मटेरियल महंगा है तो महंगा हो गया तो बिजनेस क्या करेगा, वो चीज़ बनाना शायद छोड़ दे। जब वो बनाना छोड़ेगा तो लेबर की डिमांड भी छूट जाएगी। रॉ मटेरियल चीप हो गया तो वो चीज़ अब लोकली शायद बनाए बाहर से मंगवाने की जगह, तब जब लोकली बनाता है उसकी लेबर भी चाहिए। क्लियर है? तो इनपुट जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो इनपुट्स लग रहे हैं, वो इनपुट्स सस्ते होने से आप वो प्रोडक्ट और बनाना शुरू हो जाओगे, लेकिन वो प्रोडक्ट और बनाने में सिर्फ इनपुट वो मटेरियल थोड़ी लगना है, अब शायद और लेबर भी चाहिए हो।
तो कल तक अगर गाड़ी के बम्पर यहां नहीं बन रहे थे, सही, और अब बनना शुरू हो जाएं लेट्स सपोज, या कोई ऐसा मुल्क, और कोई आसान मिसाल है तो एक ऐसा मुल्क जहां पर कल तक बुकें नहीं छप रही थी और अब वहां छपना शुरू हो जाए, क्यों? क्योंकि वहां पर मशीनरी आ गई, फोटोकॉपी मशीनरी या इस तरह की जो प्रिंट्स करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह आ गई। तो प्रिंटिंग प्रेस के लिए लेबर भी चाहिए, वो पीछे हमने टेक्नोलॉजी वाली बात पे कवर कर लिया। फिर इसके अलावा प्रिंटिंग के लिए सिर्फ ये नहीं चाहिए ना, इसके अलावा प्रिंटिंग मशीन तो आ गई, फिर भी जो है ना इतना प्रिंट नहीं कर पा रहे थे, फिर भी प्रिंट करने का डिसीजन नहीं ले रहे थे, क्यों? मशीनें सस्ती हो गई लेकिन पेपर फिर भी हम नहीं बनाते और पेपर बहुत महंगा पड़ता है इंपोर्ट होने में। अब पता चला आपके मुल्क के अंदर पेपर भी बनना शुरू हो गया, तो पेपर भी अब आपको सस्ता मिलेगा, तो अब आप कहोगे अब तो बुकें छापेंगे अब। तो अब इनपुट मटेरियल भी सस्ता होने की वजह से कल तक अगर आप वो प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं कर रहे थे अपने मुल्क में, अब वो प्रोडक्शन शुरू कर दी कि रॉ मटेरियल सस्ता पड़ रहा है, तो जब भी प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो लेबर तो साथ बढ़ेगी ना आपकी। क्लियर है? तो अगर आपके इनपुट्स जो हैं लेबर के अलावा दूसरे और जो इनपुट्स हैं अगर वो सस्ते हो जाए या वो अवेलेबल हो जाए, तो आप फिर कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी खोलते हो तो लेबर के अलावा वाले इनपुट्स अगर आपके पास फिजिबली अवेलेबल है तो फिर आप लेबर को भी साथ कनेक्ट करके फिर प्रोडक्शन करते हो, तो इस तरह से लेबर की डिमांड बढ़ सकती है। लेकिन अगर ये आपकी जो अदर इनपुट्स रिक्वायर्ड है वो महंगे हो जाएं या शॉर्ट हो जाएं या मार्केट में अवेलेबल ना हो, तो फिर आपके लेबर का क्या फायदा थोड़ी बिठाना है, लेबर को भी डिमांड नहीं करोगे। क्लियर है? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई ऑफ लेबर, वो डिमांड साइड थी कि फर्म्स कब डिमांड करती है लेबर को और कब नहीं करती है, ठीक है। और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई ऑफ लेबर, अगर वेजेस लेवल, जिस कंट्री के अंदर वर्किंग कंडीशंस अच्छे हैं, वेजेस अच्छे हैं, एक तो वेजेस अच्छे हैं तो ये तो प्राइस रीजन हो गया, जब प्राइस की वजह प्राइस ज्यादा मिलेगा तो लेबर ज्यादा एक्सटेंड करेगी अपनी क्वांटिटी सप्लाइड, ये तो प्राइस फैक्टर हो गया। और प्राइस के अलावा लेबर चाह तो रही है काम करना लेकिन काम कर नहीं सकती क्योंकि वो केपेबल नहीं है, लेकिन जैसे एजुकेशन और ट्रेनिंग मिल गई उस लेबर को तब वो सप्लाई में आगे शुमार हो गई, तो सप्लाई कर्व आगे शिफ्ट हो गया लेबर का, फॉरवर्ड शिफ्ट, ठीक है ना। सप्लाई कर्व इज लाइक दिस, डिमांड कर्व इज लाइक दिस। जब लेबर ट्रेन हो गई तो कल तक जितनी लेबर थी उससे ज़्यादा ट्रेन हो गई तो मार्केट में लेबर अब और ऐड हो गई, तो सप्लाई कर्व आगे शिफ्ट हो गया लेबर का, ठीक है। तो अब लो प्राइसेस पे ज़्यादा लेबर हायर की जा सकती है क्योंकि लेबर सप्लाई बढ़ गई। कि लेबर सप्लाई कम कब हो सकती है? जब कोई डिजास्टर हो जाए, वॉर सिचुएशन हो जाए या लोग छोड़ के चले जाए, ब्रेन ड्रेन हो जाए, तो लेबर सप्लाई बैकवर्ड शिफ्ट हो गई। क्लियर हो रही है ना? अभी आप लोग पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा आपका। चेंजेस इन लेबर एंड डिमांड एंड सप्लाई सब उसी से ताल्लुक रखता है। और यहाँ पर आपको आउटवर्ड शिफ्ट और ये एक जैसे इंक्रीज इन डिमांड की एक मिसाल दी है, डिक्रीज इन डिमांड भी हो सकती थी, बस एक मिसाल के तौर पर बनाया, ठीक है ना, कि चेंज इन लेबर ग्राफ में कैसे दिखती है। तो लेबर मार्केट के अंदर हर किसी मार्केट में जैसे डिमांड का शिफ्ट होता है वैसे ही लेबर मार्केट के अंदर भी होता है कि फर्म्स ज़्यादा डिमांड करते हैं लेबर को। तो इसको बताओ चलो ये किस वजह से आउटवर्ड शिफ्ट हुआ होगा? लेबर की डिमांड क्यों ज़्यादा हो गई होगी? सीजन आ गया होगा, टी शर्ट बनाने का सीजन, फुटबॉल का सीजन स्टार्ट होने की वजह से स्पोर्ट्स टी शर्ट्स की डिमांड बढ़ गई। तो स्पोर्ट्स टी शर्ट की डिमांड बढ़ने की वजह से हो सकता है ये लेबर, ये वो वाली लेबर हो जो कि गारमेंट्स को सीती है, स्टिच करती है, उनकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है ना। ईद करीब आने की वजह से पकवान या कोई भी खाने बनाने वाले जितने भी जो वेंचर्स हैं उनके वहाँ लेबर की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर बकरा ईद की बात करें तो जितने वो स्लॉटर हाउसेज हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, बुचर्स की डिमांड बढ़ जाती है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। स्लॉटर हाउसेज की तो बकरा ईद पे नहीं बढ़ती लेकिन बुचर्स की बढ़ जाती है। अच्छा, चेंजेस इन लेबर सप्लाई, लेबर सप्लाई बैकवर्ड शिफ्ट, ये बैकवर्ड शिफ्ट क्यों भी होगी? मुल्क छोड़ के चले गए होंगे, एक रीजन आपने दे दिया, डेमोग्राफिक चेंज कहलाता है, ये पॉपुलेशन में कमी हो जाए, ठीक है ना, या फिर आपकी एजिंग पॉपुलेशन हो, रिटायरमेंट की एज को क्रॉस कर गए और पीछे बहुत ज़्यादा बर्थ रेट ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा वर्किंग एज के अंदर पहुंचे ही नहीं। क्या आज से 20-30 साल पहले से बर्थ रेट गिरना शुरू हो गया था अगर कंट्री का, तो उनकी जो वर्किंग पॉपुलेशन है ऐड नहीं हो रही लेकिन रिटायरमेंट एज पे बहुत सारे पहुंच गए, तो शिफ्ट बैकवर्ड्स हो गया सप्लाई कर्व। क्लियर हुई? और बाकी 2-3 ऊपर जैसे रीजंस लिखे हैं। एजुकेशन लेवल, क्या आपकी जो ना क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग खराब हो गई, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग खराब होने से अब नई लेबर ऊपर नहीं आ रही और पुरानी लेबर जो है वो पुरानी बूढ़ी हो गई, वो रिटायर हो गई, तो अब नई लेबर क्योंकि ऊपर नहीं आ रही तो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। क्लियर? हाउ बार्गेनिंग पावर ड्राइव्स लेबर मार्केट, बार्गेनिंग पावर कैसे लेबर मार्केट को जो है ना कंट्रोल करती है। बार्गेनिंग पावर क्या होती है? पोजीशन होती है किसी भी मार्केट के अंदर। बार्गेनिंग पावर क्या होती है? कस्टमर्स और सप्लायर्स की पोजीशन,
सप्लायर्स और कस्टमर्स की पोजीशन, सही ना। बार्गेनिंग पावर, अगर कस्टमर्स की स्ट्रांग है बार्गेनिंग पावर, ठीक है, अगर बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स की ग्रेटर देन कस्टमर्स हो, एक केस ये हो सकता है, और दूसरा सप्लायर्स की लेस देन कस्टमर्स हो, मतलब कस्टमर्स की ज़्यादा हो, ठीक है ना, एक केस ये हो सकता है। फजूल में इक्वल का केस नहीं बनाना है इसमें, ग्रेटर और लेसर या कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। बार्गेन पोजीशन होती है अपने आपकी समझ लो इन द मार्केट आप ज़्यादा स्ट्रांग हो या कस्टमर ज़्यादा स्ट्रांग है। सप्लायर्स कब मार्केट में स्ट्रांग होता है, जब वो जितने कम होते हैं, सही है, जितनी ज़्यादा एक्सेस डिमांड होगी ना उतने ज़्यादा सप्लायर स्ट्रांग होंगे, सही, क्योंकि खरीदार बहुत हैं और सप्लाई करने वाले कम हैं। तो उसमें जब सप्लायर की बार्गेन पोजीशन, इसे हम कहते हैं, अगर स्ट्रांग है, ठीक है, तो सप्लायर्स अपनी पोजीशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए प्राइसेस भी बढ़ा देते हैं माल बेचने के हवाले से, या सप्लायर अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए जैसी क्वालिटी देना चाहते हैं वो अगर हल्की क्वालिटी तो हल्की क्वालिटी भी दे देंगे, क्योंकि उनका कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और कस्टमर्स की बार्गेन पोजीशन जब कब स्ट्रांग होती है, जब कंपटीशन बहुत हो, सही ना, और कस्टमर्स ज़्यादा इतने ना हो लेकिन सप्लायर्स बहुत मौजूद हो, तो सप्लायर्स पकड़ पकड़ के लेके आते, भाई खरीद लो हमारा माल, सही, तब कस्टमर्स जो है ना अपने नखरे दिखाते हैं। तो एक तो जनरल मार्केट की टर्म बता दी मैंने। अब लेबर मार्केट के अंदर देखते हैं, लेबर का सप्लाई, लेबर को सप्लाई कौन करता है, लेबर से खुद अपने आप को सप्लाई करती है, ठीक है ना, और लेबर को डिमांड कौन करता है, फर्म्स, ठीक है ना। तो लेबर को हायर करने के लिए कस्टमर फर्म्स है, लेबर को पैसे फर्म्स देती है ना, ठीक है ना, तो फर्म्स डिमांड करती है लेबर को, फर्म्स डिमांड एंड लेबर सप्लाई देयर वर्किंग आवर्स या वर्किंग सर्विसेज, सही। अगर लेबर ज्यादा है और उनको हायर करने वाले कम है तो लेबर की जो बार्गेन पोजीशन है वो वीक है, फर्म्स की बार्गेन पोजीशन स्ट्रांग है, सही है, फर्म्स अपनी बातें मनवा सकती है। लेबर शॉर्ट है, स्किल्ड लेबर, जैसे मैंने बताया ना, ब्रेन ड्रेन होने की वजह से, और हम क्यों समझ सकते हैं पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो अगर लेबर शॉर्ट है तो लेबर जो मौजूद है ना वो ग्रेटर है उसकी बार्गेन पोजीशन एज कंपेयर टू फर्म्स, उस केस में लेबर फर्म्स को एक्सप्लॉइट कर सकती है। ये तो जनरल बात हो गई। इसके अलावा अगर ट्रेड यूनियंस बनी हुई हैं, सही है, और उस ट्रेड यूनियन के बहुत सारे मेंबर्स हैं, लेबर तकरीबन पूरी जो है ना, मिसाल के तौर पे क्लोज शॉप है और पूरी की पूरी कंपनी के तमाम लेबर्स जो है ना वो ट्रेड यूनियन का हिस्सा है, तो स्ट्रॉन्गर ट्रेड यूनियन होने की वजह से लेबर की बार्गेनिंग पोजीशन ग्रेट हो जाती है, सही है। लेकिन जो फर्म्स है वो अगर मोनोपोली है, मोनोपोली का मतलब कि इकलौती कस्टमर, मिसाल के तौर पे कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, ठीक है ना, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर किसी स्पेसिफिक डिजीज को केयर करते हैं, से कैंसर को केयर करते हैं, वो थर्ड स्टेज कैंसर को भी क्योर कर लेते हैं, तो उन डॉक्टर्स की डिमांड होगी कहां पर, ऐसे हॉस्पिटल्स में जो कैंसर के हैं। लेकिन अगर एक ही हॉस्पिटल हो कैंसर का तो ये हॉस्पिटल मोनोपोली बन गया। एक तो होती है मोनोपोली जिसमें एक सप्लायर होता है और बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, और मोनोपोली में सप्लायर ज्यादा हो जाते हैं और कस्टमर अकेला होता है। तो डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, लेबर सप्लाई ज्यादा है, लेकिन उनको हायर करने वाला एक ही है हॉस्पिटल, और इन डॉक्टर्स को कोई हायर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बाकी हॉस्पिटल्स में वो मशीनरी ही नहीं है जो कैंसर को क्योर करेगी। तो बाकी हॉस्पिटल्स कैंसर क्योर करने की सर्विसेज ही नहीं दे रही, अकेला वो हॉस्पिटल दे रहा है वो सर्विसेज, क्योंकि इसके बाद मशीनरी है। तो यहां पर देखा जाए, सही, तो यहां पर देखा जाए वो हॉस्पिटल जो है उसकी बार्गेन पोजीशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू डॉक्टर्स, डॉक्टर्स की बार्गेन पोजीशन वीकर है। फिर डॉक्टर्स कहें अच्छा अगर ऐसा है, अच्छा ये नहीं कैसा ये सिर्फ एक्सप्लॉइट करेगा, कैंसर हॉस्पिटल ऐसा नहीं एक्सप्लॉइट ही करता रहेगा। अगर एक्सप्लॉइट ही करता रहा तो डॉक्टर्स फिर कहेंगे एक ही हॉस्पिटल है और वो हमारे हिसाब से चल नहीं रहा, डॉक्टर मुल्क छोड़ के भागना शुरू हो जाएंगे, ब्रेन ड्रेन हो जाएगी। जैसे ही ब्रेन ड्रेन होना शुरू हो जाएगी तो पहले इक्वेशन इक्वल पे जाएगी, बार्गेन पोजीशन पहले इक्वल होना शुरू हो जाएगी,
और उसके बाद शायद ये हो जाए कि डॉक्टर्स की बार्गेन पोजीशन ग्रेटर हो जाए, कि डॉक्टर शॉर्ट हो गए, सही है, ऐसा भी हो सकता है। सो यू अंडरस्टैंड द पॉइंट राइट, बार्गेन पोजीशन का पॉइंट समझ में आता है तुम लोग को, तो जब रीड करोगे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। बार्गेन पावर, उसके अंदर यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, फिर ऑक्यूपेशंस के हवाले से, जैसे कुछ स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो हैं, जो जिनका अल्टरनेट मार्केट में अगर ना हो तो उनकी बार्गेन पोजीशन बाय डिफॉल्ट अच्छी होती है। जैसे डॉक्टर्स और लॉयर्स को स्पेसिफिक है तो उनकी, क्योंकि वो बड़ी पर्सनलाइज्ड टाइप की सर्विस होती है डॉक्टर्स की, जैसे एक बार्बर है, डॉक्टर है, लॉयर्स, इनकी पर्सनलाइज्ड टाइप की, वो आपका केस समझते हुए आ रहे हैं, तो उनकी बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रांग होती है जनरली, ठीक है, क्योंकि उनको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होता। और कोई अनस्किल्ड लेबर है तो बेचारे उनकी बार्गेन पोजीशन स्ट्रांग नहीं होती। अनस्किल्ड लेबर मजबूरी में काम कर रहा होता है, एक को हटाओ, एक नखरे दिखाएगा आप उसको हटाओ, पीछे लाइन लगी होगी और बहुत सारे होंगे, सही, इसीलिए एक्सप्लॉइट किए जाते हैं अनस्किल्ड वर्कर्स। तो यही बात। इसी तरह अच्छा, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, गवर्नमेंट की जो कंपनीज, बिजनेस जितने भी गवर्नमेंट के होते हैं, उसके अंदर की लेबर जो होती है उसकी बार्गेन पोजीशन कैसी है? गवर्नमेंट सेक्टर की जो लेबर है ना, वो ज़्यादातर यूनियंस की मेंबर होती हैं, और जो यूनियंस जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो बार्गेन पोजीशन लेबर की ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से PIA जो है बड़ा मुश्किल से ही डिसॉल्व हो पाया है सोफा, कि मतलब एक तो लेबर नहीं निकाल पा रहे, बहुत सारे हालांकि गोस्ट एम्प्लॉयज हैं, है नहीं एम्प्लॉयज, बस ऑन बुक्स हैं और उनकी सैलरीज कटती हैं, और लोग तो है ही नहीं। बल्कि एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि एक बंदा है जो अपना एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दिखा के बैंक से लोन ले लेता है या गाड़ी ले लेता है, गाड़ी लेके गायब हो गया। अब बैंक उसके एक कंपनी में, उसके बिजनेस, वो उस कंपनी में गए कि इस इदारे में ये बंदा एम्प्लॉय था और वो हुकूमत का अगर इदारा था, पता चलता नहीं ये तो एम्प्लॉय नहीं था यहाँ का, तो फेक सर्टिफिकेट होगा उसके पास एम्प्लॉयमेंट का, कोई एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट फेक ही लेके आया होगा आपके पास। तो ऐसे वाकयात भी हुए हैं हमारे मुल्क में, हमारे शहरों में, तो ऐसे सीन्स भी हो जाते हैं कि गोस्ट एम्प्लॉयज़ का केस कैसा है। खैर मैं अभी गोस्ट एम्प्लॉयज़ में कहाँ निकल गया, अलग बात हो जाएगी, वो करप्शन के ऊपर अभी बात नहीं कर रहा मैं, फिलहाल पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस पे आ जाता है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के जो वर्कर्स होते हैं वो आपस में बड़े यूनाइटेड होते हैं, यूनियंस के मेंबर्स होते हैं, सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनको कभी भी ले ऑफ करने की बात आती है ना, तो वो जो है ना स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं, तो गवर्नमेंट उनके आगे मजबूर हो जाती है। और सिर्फ गवर्नमेंट का ये मसला नहीं, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उनको तो फिर अपना वोट बैंक भी बचाना होता है, तो वो और जो है ना बार्गेन पोजीशन के मामले में वीक होती है गवर्नमेंट्स ऐसे एम्प्लॉयज़ के आगे जो पब्लिक सेक्टर के स्ट्रॉन्ग यूनिट के अंदर मौजूद है। बहरहाल तो ये 2-3 ये जो पैराग्राफ से आप पढ़ोगे तो आपको बार्गेन पोजीशन समझ में आ जाएगी, ठीक है। मिनिमम नेशनल मिनिमम वेज रेट की टर्म यहाँ पर आपको नजर आएगी, ठीक है, और वो आप लोग समझते हो क्या है, और मतलब अलग अलग करके हेड्स मौजूद हैं इस पूरे सेक्शन के अंदर। ये सेक्शन वर्कर्स से के हवाले से माइक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट पॉलिसी वर्कर्स को लेकर, गवर्नमेंट क्यों पॉलिसीज अपनाती है वर्किंग कंडीशंस को लेकर, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना सबके लिए भला चाहती है बाय डिफॉल्ट, सही है। तो गवर्नमेंट जब सबके लिए भला चाहती है तो वो हाउस होल्ड जो कई के वर्क जो निकलते हैं काम पे जाके काम करने जाते हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन भी गवर्नमेंट चाहेगी सही हो, ताकि वो मुल्क में रहें, अच्छा काम करें, अच्छी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा हो, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा हो। सी गवर्नमेंट चाहेगी उनको एजुकेट करना, गवर्नमेंट चाहेगी इनकम इनइक्वालिटी कम हो, तो ये सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट चाहती है, ये सारे इंटरेस्ट गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है आवाम के, तो उसके लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है। तो उसमें से बहुत सारी पॉलिसीज जो है वो एम्प्लॉयज़ के हक में होती है, लेकिन सिर्फ एम्प्लॉयज़ के हक में भी नहीं होती, एम्प्लॉयर्स के हक में भी पॉलिसीज गवर्नमेंट देती है, कि जिसमें एम्प्लॉयज़ जो है उनको थोड़ा संभल के चलना होता है, ऐसा भी है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी जनरल पैराग्राफ, अ लॉट हैज बीन टॉक्ड अबाउट सो फार अबाउट दिस, ठीक है, ये आप देख लेंगे। इसके अंदर बस मैं एक दफ़ा गवर्नमेंट अगर मिनिमम वेज रेट सेट करती है, मतलब फ्लोर सेट करती है वेज रेट का, तो पहले भी दिखा चुका हूँ, उसकी ग्राफ्स वगैरह बनवा चुका हूँ, लेकिन फिर एक दफ़ा देख लो। ये आपका वाई एक्सिस है जिसमें वेज रेट रखी है, ये आपका एक्स एक्सिस है जिसमें लेबर आवर्स है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो हिट हो रहा है इस पॉइंट से कि लेबर की सप्लाई आवर्स ये नीचे रखे हुए हैं, तो लेबर अपने आवर्स कब कब बढ़ाती जाएगी, सप्लाई के ज़्यादा लेबर कब कब सप्लाई होती जाएगी, जैसे जैसे प्राइसेस में इजाफा होता जाएगा। तो ये करते 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 ये कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, ठीक है ना। और इसी तरीके से लेबर की डिमांड, लेबर को डिमांड कौन कर रहे हैं, फर्म्स लेबर को डिमांड कर रही है। तो हाई प्राइस पे जीरो डिमांड, जीरो तो नहीं, खैर ये तो ग्राफ ही मेरा 150 से स्टार्ट हो रहा है, और मैंने आपको कहा है कि ग्राफ का ब्रेक पॉइंट आप चाहो तो मतलब आप मिनिमम वैल्यू ऐसी लगा सकते हो स्टार्टिंग में। बस मैंने कहा है कि उस ग्राफ के अंदर कभी भी आप जो है ना जीरो से ना स्टार्ट करो तो क्या करोगे, एक जिगजैग
ये लाइन खींच दोगे जो बताती है कि ये 0 से स्टार्ट, मतलब ये डिस्टेंस जो है ना आपने नैरो कर दिया। बहरहाल ये मैंने किया नहीं है नैरो, यहाँ पर करते हुए। तो $18 की प्राइस है, अगर पर आवर वेज रेट $18 है, तो जो फर्म्स हैं जो क्वांटिटी डिमांडेड के कर्व से यहाँ ब्लू कर्व से रिप्रेजेंट होती है, तो फर्म्स जो है वो 150 आवर्स ऑफ लेबर डिमांड कर रही है। अगर $10 एन आवर प्राइस हो तो फर्म्स कितने 350 आवर्स डिमांड कर रही है, जबकि $10 की प्राइस पे लेबर अपने आप को कितना सप्लाई कर रही है, सिर्फ 250 आवर्स जितनी लेबर सप्लाई में। तो इस तरह से करके इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, हुआ यहाँ पर $12 पर आवर के रेट के ऊपर 300 लेबर आवर्स, ठीक है ना। तो ये इसकी डिमांड भी और इसकी सप्लाई भी मौजूद है इतने की। सारा क्लियर हो रही है बात सोफार। अब अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो क्या होगा, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से मार्केट इक्विलिब्रियम की जगह डिसइक्विलिब्रियम में आ गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज रेट सेट कर दिया। और मिनिमम वेज रेट हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर होता है कि मार्केट बाय डिफॉल्ट जो वेज रेट दे रही है उससे ऊपर, ठीक है ना। कहने को मिनिमम है, पता चला तुमने नीचे डाल दिया मिनिमम की, नहीं भाई फ्लोर है ना, फ्लोर तो जरूर जमीन होती है तो नीचा नीचा नहीं बेटा, फ्लोर ऊपर लगता है कि कम से कम आपने इतनी वेज रेट देनी है। कम से कम कितनी देनी है, 14। तो जब कम से कम 14 सेट की ना, तो 14 की वेज रेट पे सप्लाई कर्व देखो, लेबर की सप्लाई तो इतनी अवेलेबल थी, लेकिन डिमांड कर्व देखो कितना है, फर्म्स इतना हायर कर रही है। 14 के रेट पे तो फर्म सिर्फ इतनी लेबर लेगी, इतनी लेबर को हायर करेगी, सही ना। जबकि लेबर 350 लेबर के आवर्स अवेलेबल थे 14 के रेट पे, लेकिन फर्म्स कितनी से फायर करें, 250। तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जब 250 फर्म्स ने हायर की, तो ये जो लेबर का सप्लाई कर्व है ना, उसमें से ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस या सप्लायर सरप्लस, मतलब लेबर को सरप्लस मिला इतना हिस्सा, ठीक है। ये किसका हिस्सा है, लेबर का, लेबर का सरप्लस है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो इतनी हो रही है ना, 250 आवर्स एट द रेट $14 पर आवर, ठीक है। और ये हिस्सा किसका है, ये फर्म्स का सरप्लस है, क्योंकि फर्म्स कंज्यूम कर रही हैं किसको, लेबर आवर्स को। फर्म्स का सरप्लस ये रहा कि कुछ फर्म्स हैं जो $18 भी दे सकती थी, उनको 14 देना पड़ा है, कुछ है जो $16 देने के लिए भी राजी थे, उनको भी 14 देना पड़ा है। ये दिस होल सरप्लस। और ये वाला हिस्सा क्या है, ये एक्टिविटी हो रही थी पहले, अब नहीं हो रही, तो ये क्या है मेरा हिस्सा, डेड वेट लॉस, ठीक है ना, कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी खत्म हो गई, ये सारी आपकी लॉस हो गया। तो पहले आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी हो रही थी, 12 इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कितनी होती, $12 के रेट पे 300 आवर्स। तो $12 के रेट पे 300 आवर्स जो थे, इट्स लाइक 1200 मल्टीप्लाई 3, $3600 की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने की हो रही है, $14 के रेट पे 250 आवर्स। तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 250, इट्स लाइक $3500 की। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या $3600 की बजाय $3500 हो रही है, तो $100 का नुकसान हो गया, डेड वेट लॉस हो गया। क्लियर। सो ये गवर्नमेंट अगर घुसती है तो फिर ये वाले मामलात होते हैं, है ना। गवर्नमेंट इसीलिए कहते हैं गवर्नमेंट जब मिनिमम वेज रेट सेट करेगी ना, तो उसमें फिर चांस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी है। गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई नहीं, कम से कम एक्सप्लॉइट क्यों कर रहे हैं एम्प्लॉइज को, कम से कम $14 दो पर आवर। तो सप्लायर क्या कहेगा, अच्छा तो हम और प्रोडक्टिव हो जाते हैं, थोड़ी मशीनरी खरीद लेगा और लेबर को कम कर देगा, और उतने जो काम 300 घंटों में करवा रहा था 250 घंटों में भी करवा लेगा पूरा, तो कितने सारे जॉबलेस भी हो गए। सो ऐसा नहीं कि हर पॉलिसी का सिर्फ फायदा, नुकसान भी हो सकता है ना इकोनॉमी को। और उमूमन आप गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो नुकसान तो होता ही है इकोनॉमी को, लेकिन गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से ये फायदा होता है कि एक तरफ सारे इकोनॉमिक एजेंट्स फायदा उठा रहे थे सिर्फ, तो उनमें से कुछ उठा के बाकियों में बांटा। गवर्नमेंट को ये फायदा, क्योंकि इकोनॉमी तो पूरी काउंट होती है, पूरी इकोनॉमी को बेस्ट कब फायदा है, पूरी इकोनॉमी को सबसे बेस्ट आउटपुट तब है जब इकोनॉमी को फ्री छोड़ दिया जाए। लेकिन जब उस इकोनॉमी के एक एक इंसान को गिना तो पता चला वो बेस्ट आउटपुट इकोनॉमी का तो इतना है। फॉर एग्जांपल एक इकोनॉमी जो कि कमा सकती थी $350 बिलियन, जो $350 बिलियन कमा सकती थी विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन,
वो कमा पा रही है सिर्फ $300 बिलियन। तो आप कहोगे यार गवर्नमेंट इंटरवेंशन से तो नुकसान है, लेकिन जब डीप डाउन जाके देखोगे ना तो आप कहोगे $350 बिलियन जो है ना, उसमें से $250 बिलियन जो है वो सिर्फ 5% के हिस्से में आ रहा था, और $100 बिलियन जो है बाकी 95% के हिस्से में चल रहा था। और ये $300 बिलियन में से समझ लो 250 बिलियन जो है वो अब ताल्लुक रखता है मिसाल तौर पर 50% ऑफ द आवाम से, और बाकी 150 बिलियन जो है वो रेस्ट ऑफ द 50% से ताल्लुक रखता है। तो कम से कम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर तो हुआ। यहां पर क्या है, 5% आवाम के हाथ में $300 बिलियन है। पुट इट आउट। तो उससे 5% लोग जो है इतनी इकोनॉमिक आउटपुट को एंजॉय कर रहे हैं $300 बिलियन का, और बाकी 95% से 50 बिलियन को। तो कितनी बड़ी, कहने को तो $350 बिलियन है, लेकिन इनकम डिस्पेरिटी बहुत बड़ी है। ठीक है, तो इस वजह से गवर्नमेंट इंटरवीन जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो मसला होता है आपके उसमें, इकोनॉमिक आउटपुट शायद कम हो जाए, लेकिन उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेहतर हो जाती है। सही ना, एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें 5% अमीर तरीन लोग हैं और बाकी 95% वो बिलो एवरेज या बिलो द पुअर लाइन है, बिलो द पॉवर्टी लाइन है। तो ऐसी इकोनॉमी में फिर नुकसान ये है कि वो अमीर तरीन भी शायद आगे अमीर तरीन ना रहे, क्योंकि उस इकोनॉमी में हालात ख़राब हो सकते हैं। सही है, और फिर वो अमीर तरीन अगर भाग गए तो सारे इकोनॉमिक आउटपुट जो इस साल इंजॉय किया सारे शायद अगले साल जो है ना उसमें से बहुत बड़ा मेजर आउटपुट भाग ही जाए सारा। ठीक है, तो ऐसा भी तो पॉसिबिलिटीज है। इस वजह से गवर्नमेंट इंटरवीन करती है चीज़ों को पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए। अब बात है लेबर मार्केट में क्यों इंटरवीन करती है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स, दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरवीन करती है गवर्नमेंट। ठीक है ना, और ये प्राइवेट सेक्टर, देखिए गवर्नमेंट अपने बिजनेस में तो वैसे ही करेगी इंटरवीन, क्योंकि गवर्नमेंट का अपना है पब्लिक सेक्टर में, ये प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है मेनली। ठीक है, फिर गवर्नमेंट रेगुलेट करती है कि ट्रेड यूनियंस हैं या मेजर एम्प्लॉयर्स हैं, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा ओवर पावरफुल ट्रेड यूनियन हो गई, वो भी बहुत मुश्किल सिचुएशन हो सकती है अगर सब स्ट्राइक पे चले गए, कभी राजी नहीं हो रहे, वेजेस जितनी बढ़ा दो राजी नहीं हो रहे, वर्किंग कंडीशन जितनी अच्छी कर दो राजी नहीं हो रहे। फिर अगर ऐसी अनफेयर उनकी डिमांड्स है तो फिर उसमें गवर्नमेंट रेगुलेट करती है आके। इसी तरीके से गवर्नमेंट देखते है अगर मेजर एम्प्लॉयर्स हैं और वो आपस में कार्टेल बना रहे हैं मिलकर हड़ताल करने के लिए, तो गवर्नमेंट उसमें भी वो करती है कि मतलब गवर्नमेंट अपना वेज रेट सेट कर दिया हाई पे, तो बड़े बड़े जो बिजनेस है वो मिलके कहते हैं कि कितने हाई पे हम राजी नहीं होंगे गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ वो जो है ना प्रोटेस्ट करता है। अगर मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट चाहेगी उनको ब्रेक करना, या आज तो मान लेगी बाद में गवर्नमेंट चाहेगी ऐसी ईजिंग पॉलिसीज क्रिएट करे ताकि और सप्लायर्स एंटर हो उस मार्केट में, ताकि सप्लायर्स की बार्गेनिंग पोजीशन वीक हो के कुछ सप्लायर्स अगर हड़ताल कर भी रहे हैं तो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जीरो पे ना खड़ी हो जाए। क्लियर है? To raise wages, to reduce unemployment, to outlaw unfair discrimination. गवर्नमेंट नहीं चाहती कि अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन हो। सही, मसलन किसी किस्म के डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स, रेस, रिलीजन, डिसेबिलिटी या एज। ठीक है ना, जेंडर वाइज किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, कोई किस मजहब से ताल्लुक रखता है, कोई किस कौम से ताल्लुक रखता है, इसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ कौन सा अलाउड है, परफॉर्मेंस बेस्ड। सही है, और एक मिसाल है यहाँ पर कि हज्जतुल विदा के खुतबे में भी हमने क्या सीखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी काले को गोरे पे कोई बर्तरी हासिल नहीं। ठीक है ना, गोरे को काले पे कोई बर्तरी हासिल नहीं, अरबी है उसको किसी अजमी नॉन अरबिक पे कोई सुपीरियोरिटी नहीं है, कोई नॉन अरबिक को अरबिक पे कोई सुपीरियोरिटी नहीं है। सिर्फ किस बेसिस पे सुपीरियोरिटी, आपके अमाल के बेसिस पे, जो आप करते हो उस बेसिस पे। इट इज मोर लाइक दैट, क्या आप फेयर कर रहे हो ना। अगर डिस्क्रिमिनेशन, फेयर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड। सेम काम के आप जो फीमेल है उसको कम पे कर रहे हो और मेल को ज्यादा पे कर रहे हो, वाई सो? अगर सेम काम है तो बराबर मतलब इक्वल पे होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी जो है ना समझ लो कंसर्न रेज होता है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कि अगर लीड एक्टर है तो उसकी पे बहुत ज्यादा होती है और लीड एक्ट्रेस की उतनी नहीं होती। उसी लेवल की ए ग्रेड लीड एक्ट्रेस है और ए ग्रेड लीड एक्टर है, तो उन दोनों की पे कंपैरिजन करोगे तो आपको जो है ना एक फर्क मिलेगा, डिस्क्रिमिनेशन मिलेगी। सही, सो टू आउटलॉ, हाँ कुछ ये है ना, फॉर एग्जांपल बाय एज भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। सेम काम करके दे रहे हैं ना, तो एज वाइज भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। नहीं वो ज्यादा एज का हो गया इसलिए उसकी तनख्वाह कम कर दी। स्पोर्ट्स के अंदर ज्यादा एज, तो भाई स्पोर्ट्स के अंदर ज्यादा एज काम नहीं आती, को साइड पे करो। स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस काम आती है, राइट?
अगर परफॉर्मेंस कम है इस वजह से कम दे रहे हो, राइट है, फिर आपकी बात सही है। परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, वो भी सेंचुरीज मार के आ रहा है बैटिंग करते हुए, और जो यंगर प्लेयर्स है वो भी सेंचुरीज मार के आ रहे हैं बैटिंग करते हुए, देन व्हाई डू यू डिफरेंशिएट द वेजेस? फिर डिफरेंशिएट नहीं करनी है आपने। हाँ ये है ना कि परफॉर्मेंस एज बढ़ने की वजह से परफॉर्मेंस खराब हो गई, तो फिर आपने जो ना उनको टीम से आउट किया या कम कर दिया उनकी तनख्वाह ताकि आप और बेटर प्लेयर्स को हायर कर सको। तो फुटबॉल की टीम्स में यही होता है ना, जो और यंगर और स्ट्रॉन्गर और बेटर परफॉर्मर अच्छे पोटेंशियल के साथ वाला होता है तो उसको ज़्यादा हायर करने की कोशिश करते हैं, और जैसे आज एजिंग होने शुरू हो जाती है उसकी डिमांड कम होती चली जाती है। सो वो इसलिए क्योंकि उनकी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में भी फर्क आ रहा होता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में फर्क ना आ रहा हो तो ज़्यादा एज वाले अपने प्लेयर्स को देखा होगा, उनकी बावजूद इसके कि एज बड़ी हो गई लेकिन उनको रेट फिर भी ज़्यादा मिलता है क्योंकि परफॉर्मेंस चल रही है उनकी अभी तक। सो परफॉर्मेंस वाइज अगर सेम है तो दो बंदों की वेजेस भी सेम होनी चाहिए। फिर एक जनरल सी हेडिंग है, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स की ड्यूटीज क्या हैं और हुकूक क्या है। ड्यूटी क्या होती है, आप किसी और के लिए क्या करना आपके ऊपर जिम्मेदारी, वो आपकी ड्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूं, एम्प्लॉयर है, उसकी ड्यूटी है कि एम्प्लॉय को सिक्योर सेफ वर्किंग कंडीशंस फराहम करे। लेकिन एम्प्लॉयर का हक है कि उसका एम्प्लॉय जो है वो वेजेस के बदले काम भी क्वालिटी वाला करके दे, जिस काम के पैसे मिलने तो करके दे। सही है। इसी तरह एम्प्लॉय का हक, एम्प्लॉय की ड्यूटी क्या है, जो एम्प्लॉयर की राइट्स है ना वो एम्प्लॉय की ड्यूटी है, और जो एम्प्लॉयर्स की ड्यूटीज है वो एम्प्लॉयज के राइट्स हैं। ये समझ लो, एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो पेमेंट करे टाइम पे, और एम्प्लॉय का हक है कि उसे मिले पेमेंट टाइम पे। एम्प्लॉयर का हक है कि उसको काम मिले टाइम पे, और एम्प्लॉय की ड्यूटी है कि वो काम करके दे टाइम पे। समझ में आ गई? यही वाली पूरी बात कहना, 4 हेड्स हैं यहाँ पर। रीजंस फॉर डिफरेंसेस इन अर्निंग्स। अर्निंग्स में फर्क क्यों किस वजूहात की बिना पर होता है। कुछ बड़े प्रैक्टिकल वजूहात है और कुछ डिस्क्रिमिनेटरी भी हो सकती हैं, इलीगल डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है। ठीक है ना। तो पहले तो ये बात कर लेते हैं कि बार्गेन पोजीशन की बात करते हैं। चलो, अगर अगर लेबर्स स्ट्रांग हैं, क्योंकि लेबर शॉर्ट है मार्केट में, तो लेबर्स अगर स्ट्रांग है तो उनकी वेजेस ज्यादा होंगी। लेबर अगर एबंडेंस में है, बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा लेबर अवेलेबल है, तो फिर सप्लायर्स स्ट्रांग हो जाते हैं, तो फिर लेबर्स को कम वेज रेट मिलेगी। चाहिए वेज डिफरेंसेस। तो एक मुल्क में फॉर एग्जाम्पल, एक मुल्क में बेसबॉल के प्लेयर्स की वेजेस बहुत है, एक मुल्क में बेसबॉल की प्लेयर्स की वेजेस बिल्कुल कम है। क्यों? क्योंकि एक जिसमें बहुत ज्यादा वेजेस हैं तो उसमें डिमांड इतनी ज्यादा है बेसबॉल के प्लेयर्स की कि उतनी लेबर मौजूद नहीं है, उतने खेलने में खिलाड़ी मौजूद नहीं है बेसबॉल की जितनी डिमांड है, तो वहां पर लेबर्स वहां पर बेसबॉल प्लेयर्स की वेजेस हाई होंगी। लेकिन सेम बेसबॉल स्पोर्ट्स को किसी और मुल्क में डाल दो जहां पर बेसबॉल नहीं देखा जाता, तो वहां पर क्योंकि डिमांड ही नहीं है उस प्रोडक्ट की, तो जितने भी खेलने वाले बेसबॉल जानते हुए भी ना वो भी ज्यादा है जरूरत से, क्योंकि कोई देखता ही नहीं है बेसबॉल अगर, तो वहां पर उस सेम स्पोर्ट्स की वेजेस कम है। ठीक है। फिर स्किल्स क्वालिफिकेशन लेवल्स की बात करें अगर, तो क्वालिफिकेशन हाई है तो पे हाई है, अनस्किल्ड है तो पे लो है। दो बंदों की वेजेस में फर्क क्यों है? सेम एक्सपीरियंस है दोनों का, एक ने ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स काम किया, एक ने कम नंबर ऑफ आवर्स काम किया, तो टोटल वेज रेट कम, टोटल अमाउंट्स दे टेक होम कम ही होगी ना, फर्क ही होगा ना, सॉरी, जिसने ज्यादा काम किया उससे ज्यादा मिलेगी। बड़ी बेसिक सी बात है। डिस्क्रिमिनेशंस भी होती हैं, अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूं यहाँ, तो डिस्क्रिमिनेशन होनी नहीं चाहिए वाली डिफरेंशियल्स, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकली होता तो है ना दुनिया में ये, कि अगर बाय लाइक फॉर एग्जाम्पल यूजुअली जो मेन है, मर्द है, उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं रिलेटिवली टू खवातीन, दुनिया भर में यह है। मतलब क्योंकि एक हम जिस निज़ाम से चलते चले आ रहे हैं तो वो उसको कहते हैं उर्दू में पिदर शाही, मेन ड्रिवन से ना, मैस्कुलाइन ड्रिवन निज़ाम। अब मैं मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमारे घर के आगे जो लेबर आके काम करती है, फॉर एग्जाम्पल वो सफाई करके जाते हैं, कोई लेबर आके, तो उसको एक दफ़ा सफाई के 400 500 300 400 500 इतने रुपए ले लेता हूँ, लेट सपोज 300 ले लो, चलो ठीक है। वो एक दफ़ा सफाई के 300 रुपये लेके गया, फ़ौरन साफ करके चला गया, कुछ कचरा वचरा उठाया इतने लेके चला गया। और डिटेल्ड सफाई अगर 1 घंटे की सफाई उसकी लग रही है तो पता नहीं 600 700 हज़ार भी ले लेता है। यू सी दैट्स द रेट विच आर देयर, वो लेबर चार्ज करती है। तो डिटेल्ड सफाई की बात करते हैं, 600 रख लो, चलो सही है। और वो ऐसे करते करते वो डिटेल्ड सफाई भी 1 से 1.5 घंटे में करके चला जाएगा। ऐसे करते करते वो मिसाल के तौर पे 4 जगहों पर भी जाता है, 5 से 6 घंटा अपने लगाता है टोटल, तो 2400 रुपये पर डे कमा रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 30, तो 72,000 रुपये उसकी मंथली बनेगी।
इसको कंपेयर करो घरों में जो काम वाले आते हैं उनकी तनख्वाहों से, कितना बड़ा डिफरेंस है, समझ आ रही है? सो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल डिस्क्रिमिनेशन दैट वी सी। फिर पार्ट टाइम वर्क के पैसे कम होते हैं, टेम्पररी वर्क के पैसे कम होते हैं और परमानेंट के ज्यादा होते हैं, क्योंकि परमानेंटली एम्प्लॉय अपने आप को सिक्योर कर रहा है ना, तो फिर वो सैलरी भी ज्यादा मांगेगा। इसकी मिसाल लो, जब पार्ट टाइम वर्क होता है ना उसको उस पर रिलेटिवली आपको पैसे कम ही मिलते हैं। इसकी मिसाल, आप अगर किसी ना रिक्शे वाले के साथ आ रहे जा रहे हो तो आप एक एक दफा आओगे जाओगे ना तो हर दफा के सिर्फ ट्रिप चार्जेस लेगा, लेकिन उसको मंथली बांधोगे ना अगर आपको, तो वो आपसे ज्यादा चार्ज करेगा पैसे। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हो कि भाई मुझे इस चौरंगी से दूसरी चौरंगी आपने छोड़ना है, 1 किलोमीटर दूर छोड़ना है, तो वो शायद 100 रुपये चार्ज करेगा, ठीक है, और वापस आएगा लेके 100 रुपये, 200 रुपये लिए उसने, ठीक है। 20 दिन तक ऐसा करेगा तो वो 4000 रुपये बनेंगे, ठीक है। 20 दफा आपकी क्लासेस है तो 4000 रुपये बने। 20 दिन तक आप रिक्शे वाला बांधोगे कि वो रोज वहां लेके जाएगा लाएगा, कम से कम मतलब पूरे महीने की 20 क्लासेस हैं, भले वो महीने के लिए बांध रहे हो तो कम से कम 6000 रुपये लेगा। प्रैक्टिकली आप करके देख लेना। तो वो जो सिक्योरिटी होती है ना कि आपको सिक्योरिटी मिलेगी हर दफा, वो आपके लिए अवेलेबल होगा, उसने अपना टाइम बांध दिया, सो वो उसके चार्ज है। इसी तरीके से एम्प्लॉइज जो अपना टाइम आपके लिए बांध गए ना कि भाई हम रोज 9 to 5 आपके लिए काम करेंगे, तो एम्प्लॉइज फिर ज्यादा सैलरीज भी तो चाहे वो करेंगे, ठीक है। पार्ट टाइम टेम्पररी वर्कर्स उनको ऑफन लोअर वेजेस मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि पार्ट टाइम वर्कर्स को एक और वजह भी लोअर, अच्छा लेकिन अगेन पार्ट टाइम ऐसे भी वर्कर्स हो सकते हैं जिनको फुल टाइम से ज्यादा मिल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, वो फिर भी डिपेंड करता है बार्गेन पोजीशन पे। एक पार्ट टाइम वर्कर है, सही ना, जिसको आपने सैलरी पे नहीं रखा, लेकिन जब आपके घर की कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खराब होती है आपने तब बुलाया उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, तो वो जो पैसे चार्ज करेगा वो शायद ज्यादा भी हो सकते हैं, जो सैलरी पे बंदा रखो उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर पीछे एक वजह चल ही रही है, वो क्या है कि आपके पास उसका रिप्लेसमेंट है कोई, आपके पास जब रिप्लेसमेंट नहीं है उसका तो आपको उतने पैसे देने पड़ेंगे। तो पीछे एक बात तो शामिल है हर वक्त कि लेबर की सप्लाई कितनी मौजूद है, तो ये सारी बातें इधर उधर भी हो सकती है। अगर लेबर की सप्लाई कम हो तो जो बात यहां लिखी है उसका उलट भी हो सकता है, लेबर की सप्लाई ज्यादा हो तो जो बात यहां लिखी है उसका उलट भी हो सकता है। असल बैक पे रीजन क्या है, लेबर की सप्लाई ज्यादा या कम मौजूद है, लेबर कितनी मौजूद है, ठीक है। सो यू विल जस्ट रीड देम ऑल, मैं कुछ पढ़ के बता दिए, ये सब कुछ आप समझ जाएंगे। जैसे कुछ जियोग्राफिक इसने डिफरेंसेस बोले कि कुछ कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस ऐसी होती है जो बहुत हार्श होती हैं, उसके पैसे ज्यादा लिए जाते हैं। नॉर्मल एक घर के आगे स्वीपर को जो चार्ज देंगे आप, वो शायद इतना ज्यादा पैसे नहीं होंगे जितने ज्यादा एक ऐसे बंदे को पैसे देंगे जो आपकी सेवेज लाइन को क्लियर करता है, सही। तो हार्श कंडीशंस की वजह से, सही है, वो ज्यादा पैसे चार्ज करेगा। एक नॉर्मल जो है ना कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसकी पे शायद इतनी नहीं होगी जितनी एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन वर्कर की होगी, क्योंकि वो जान पे खेल के कर रहे होते हैं। समंदर के ऊपर ब्रिज बन रहे हैं, दरियाओं के ऊपर अगर ब्रिजेस बन रहे हैं तो फिर वो दैट्स गोना बी अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू डू। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की तनख्वाह में फर्क होता है, प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा तनख्वाह होती है पब्लिक सेक्टर की बनस्बत। अच्छा जी, ये देख लेना आप लोग। इलास्टिक कुछ 2-3 कर्व्स भी यहां बनाए। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि लेबर मार्केट इस तरह की हो जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों इलास्टिक हो, तो इस तरह के कर्व्स होंगे, ठीक है, कि प्राइस अगर गिरे तो डिमांड खटाक से बढ़ जाएगी लेकिन सप्लाई खटाक से कम हो जाएगी। जैसे जैसे प्राइस कम होते गए ना पर आवर वेज रेट के, वैसे वैसे सप्लाई गिरती चली जाएगी और डिमांड बढ़ती चली जाएगी। ये एक इलास्टिक मार्केट है। इन इलास्टिक में मैंने एक मिसाल ली कि जब डिमांड इन इलास्टिक हो, सप्लाई इलास्टिक हो, मतलब जो फर्म्स है उनको लेबर चाहिए ही चाहिए किसी भी सूरत, और जितनी चाहिए उतनी ही चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं चाहिए। तो अगर प्राइस बहुत भी गिरा दिए ना, तो वो अगर उनको लेट्स सपोज 180 आवर्स रिक्वायर्ड थे, तो अगर $14 पे 180 आवर्स रिक्वायर्ड थे तो $8 पे वो ज्यादा 250 आवर्स रिक्वायर करेंगे। लेकिन आप देख रहे हो कितनी ज्यादा वेजेस गिरने के बाद भी कितना कम इंक्रीज। और इसी तरीके से नीचे से ऊपर जाएं तो अगर $8 पर आवर के ऊपर वो 250 लेबर के आवर्स रिक्वायर कर रहे हैं ना, तो ये तकरीबन $8 से $14 पे चली जाए अगर वेज रेट, तो डबल से थोड़ा सा कम इंक्रीज है। ये 8 और 8 16 होता है, 16 से बस $2 नीचे। तो भी इन्होंने अपनी डिमांड जो है ना जीरो नहीं कर दी, 250 आवर्स से कम करके 180 आवर्स तक डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड की, क्योंकि सप्लायर्स आर इन इलास्टिक अबाउट द लेबर, रिलेटिवली इन इलास्टिक। जबकि लेबर को देखो,
लेबर जो है उसका कर्व देखो, आई विल जस्ट रिपीट, सप्लायर्स आर इनइलास्टिक नहीं बोलना चाहिए था मुझे, फर्म्स आर इनइलास्टिक, क्योंकि फर्म्स डिमांड कर रही है ना यहाँ, फर्म्स आर इनइलास्टिक अबाउट लेबर, कि जितने ज्यादा हाई वेजेस हो जाए उनको जितने चाहिए कम से कम उतनी लेबर तो हायर करेंगे वो, और प्राइस बहुत ज्यादा ड्रॉप भी हो जाए ना तो बहुत ज्यादा लेबर उनको नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर इनइलास्टिक, जितनी हमें रिक्वायर्ड बस उतनी चाहिए, थोड़ी बहुत बढ़ा दी लेबर कम प्राइसेस की वजह से, सही। इसी जगह पर अगर हम लेबर को देखें, खुद लेबर जो है वो सप्लाई कर्व से रिप्रेजेंट हो रही है लेबर मार्केट के अंदर, तो अगर $14 की वेजेस मिले तो 400 आवर्स वो अवेलेबल कर रही है लेबर, और अगर वेजेस $8 पे चली गई 14 से कम हो गए तो फिर वो सिर्फ 100 आवर्स जो है ना अपने आप को अवेलेबल कर रही है। क्लियर है? इसी तरह से फिर अगला है, अब यहां पर हमने मिसाल ली इनइलास्टिक डिमांड की, ठीक है ना, कि कुछ भी करके सप्लायर को, कुछ भी कर, फर्म्स यहाँ सप्लायर नहीं बोलना है मुझे, कि यहाँ तो सप्लायर लेबर है, कुछ भी करके फर्म्स जो है जो कि डिमांड कर रही है लेबर को, उनको चाहिए लेबर, बहुत हाई प्राइस भी हो गए तो कम से कम 180 आवर्स तो उनको चाहिए उनके, और बहुत लो प्राइस भी हो गए तो 250 घंटों ज्यादा रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सही है। जबकि लेबर जो है वो इलास्टिक चल रही है, ज्यादा पैसे मिलेंगे तो काम करेंगे, नहीं मिलेंगे तो भाग गए। दूसरे केस के अंदर आते हैं, तीसरे केस के अंदर, क्योंकि पहला केस था जिसमें दोनों इलास्टिक हैं, दूसरा केस जिसमें डिमांड इन इलास्टिक और लेबर जो है अपने आप को इलास्टिकली सप्लाई कर रही है, और उसके बाद जहां पर लेबर की सप्लाई इन इलास्टिक है, सही है ना। अगर बहुत अच्छा रेट मिल भी गया तो मुल्क में इतनी लेबर ही नहीं है, जितनी है वो सारी की सारी भी आ गई तो वो इतनी बनेगी, 240 घंटे मैक्स सप्लाई कर्व के अंदर रहते हुए देख रहा हूं मैं, ठीक है ना। और अगर $8 की वेज रेट मिली तो सब नहीं भाग जाएंगे, कम से कम फिर भी जो है ना 180 आवर्स की लेबर फिर भी अवेलेबल रहेगी, वो अपने आप को इतना तो सप्लाई करेंगे, क्योंकि उनके पास शायद कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। शायद ये फर्म्स जो है ना बहुत कम हो, नंबर ऑफ फर्म्स बहुत कम हो, तो और कहीं ये जा ही नहीं सकती लेबर, यहीं इनको काम करना है, ठीक है। और इस केस में जो आपकी डिमांड है लेबर की वो रिलेटिवली इलास्टिक है सप्लाई की बनस्बत। क्लियर है कि अगर $14 की लेबर, अगर $14 का वेज रेट लेबर का है तो सप्लायर्स के नाम में सिर्फ 100 लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है, हम मशीन्स और ये इनके जरिए काम कर लेंगे, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि अगर मिसाल तौर पर $16 का लेबर पर आवर है ना, तो हो सकता है सप्लायर का हमें चाहिए नहीं लेबर, हम बना बनाया माल खरीद लेंगे और वो सेल ऑफ कर देंगे, सही है। तो इतने इलास्टिक है। और $8 की अगर इतना सस्ता लेबर मिले तो सही है, फिर जो हम बाहर से आउटसोर्स किया वो सब भी खुद ही बना लेंगे इतनी सस्ती लेबर पे, तो 400 आवर्स रिक्वायर्ड है लेकिन उतना अवेलेबल नहीं है, सही। इस सब का ताल्लुक वो जो इलास्टिसिटी का टॉपिक अगर समझा हुआ है तो फिर उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट ये वही है डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन, इसके फायदे और नुकसान। डिवीजन ऑफ लेबर के फायदे वर्कर्स को क्या है, फर्म्स को क्या है, इकोनॉमी को ओवरऑल क्या है, और नुकसान, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ लेबर का एक नुकसान ये बोर्डम हो जाता है, बोर हो जाते हैं एम्प्लॉयज, स्पेशलाइजेशन हो जाती है ना, तो एम्प्लॉयज सेम काम करके बोर हो सकते हैं, हालांकि वो स्पेशलिस्ट हो गए और उनकी इसी फील्ड में रहते हुए तरक्की भी अच्छी हो सकती है, लेकिन बोर हो गए, कोई फर्क ही नहीं है काम के अंदर। स्पेशलिस्ट हो गया एक टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए, हर साल इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे और एक ही बैच को पढ़ाया जा रहा है, और सुबह से 4 क्लासें लेता है, एक क्लास एक सेक्शन को पढ़ाता है, फिर निकल के वो सेम चीज दूसरे सेक्शन को, वो डीमोटिवेट हो जाएगा। सेम बातें कितनी, तब मैं भी लेक्चर पूरा रिपीट नहीं कर सकता, डीमोटिवेट हो जाता है इंसान। सो स्पेशलाइजेशन डीमोटिवेट करती है इंसान को। दूसरी चीज जिसमें आप स्पेशलाइज हो गए, अगर उसका कोई ऑल्टरनेट आ गया या आपके उस चीज की जरूरत ही खत्म हो गई तो फिर अब आप क्या करोगे। तो ये नुकसान है वर्कर्स को स्पेशलाइजेशन के भी, कि वो मोबाइल नहीं रहते, लैक ऑफ एम्प्लॉय मोबिलिटी हो जाती, कहीं और निकल के काम नहीं कर सकते। अब वो स्पेशलाइज थे किसी एक ही काम के अंदर, वो काम खत्म हो गया तो फिर वो बिल्कुल फारिग हो गए, सही। फर्म्स को भी फायदे नुकसान, फर्म्स को क्या कि हायर आउटपुट हो जाता है, जब स्पेशलिस्ट बन जाते हैं वर्कर्स तो उनका आउटपुट अच्छा होता है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों अच्छी बनाते हैं। लेकिन नुकसान ये भी हो सकता है अगर वो स्पेशलाइज्ड वर्कर डीमोटिवेट हो जाए तो ना क्वालिटी शायद अच्छी बन पा रही हो, ना क्वालिटी ना क्वांटिटी, और हो सकता है एरर्स हो रहे हो सकता है वेस्टेजेस हो रहे हो, दिल ही नहीं लग रहा काम में,
फिर इकोनॉमी को ये नुकसान है कि स्पेशलाइज्ड वर्कर बन तो गई आपकी, और इन केस वो स्पेशलाइज्ड वर्कर चली गई, वो लेबर चली गई, ठीक है ना, तो उस जगह को फिल करने के लिए रिप्लेसमेंट अब कहां से लाए? आपने तो स्पेशलाइजेशन की हुई थी ना, एक दिन छुट्टी कर लेता आपका एक स्पेशलिस्ट वर्कर तो उसका रिप्लेसमेंट नहीं होता उस लेवल का। तो अगर एक तरह की वर्कफोर्स भाग जाए मुल्क छोड़ के तो फिर उनका रिप्लेसमेंट कहां से लाएंगे? क्लियर है? तो ये चाहे वो एक पूरी इकोनॉमी को भी नुकसान हो सकता है और एक बिजनेस को। फॉर एग्जांपल, एक आपकी फुटबॉल की टीम भाग गई, कहीं मैच खेलने गई और वहीं स्लिप हो गई किसी मुल्क में, वहीं से वापस नहीं आई, वहीं कोई टीमें में ज्वाइन करके कॉन्टैक्ट करके वहीं उन्होंने वीज़ा भी दे दिया, उस कंट्री ने लाया सपोज। अब ऐसा हो चुका है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, एक फुटबॉल की टीम इस तरह से स्लिप हुई है। सो दिस कैन हैपन, दीज थिंग्स कैन हैपन, ठीक है, ये सुना है मैंने कि ऐसा हो चुका है हमारे अब्बुओं के दौर की कोई टीम। फिर आपकी स्पेशलाइज्ड वर्कफोर्स जो है ना कभी कभी रेजिस्टिंग भी हो जाती है कि कोई अगर मार्केट डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, अब वो इतना टाइम लगा कि स्पेशलाइज हुआ इस चीज़ में, इतना अरसा लगा कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बनाऊं, अब मार्केट डायनामिक्स चेंज हो गई, कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया उसी पे सब काम कर रहा है, ये नहीं जा रहा उस पर, रेजिस्ट कर रहा है कि नहीं भाई मैं इसी में करूँगा। अब हो सकता है कि या हो सकता है अब ग्राफिक्स डिज़ाइन की डिमांड ही ख़त्म हो जाए, अब किसी और किस्म का स्किल चाहिए हो तो उसको कहें कि भाई अब आप ये छोड़ दें क्योंकि इसके टूल्स आ गए जो इजीली डिज़ाइन कीवर्ड्स के जरिए कर लेते हैं। अब हमें जो है ना स्टोरी राइटर स्क्रिप्टर चाहिए, तो अगर आप अपने आप को उस पर ट्रेन करें, वो कहेगा इतना साल लगा दिए अपने आप को स्पेशलाइज करने के लिए, तो हमें कहाँ बिल्कुल आप एक नए स्किल में जीरो से शुरू कर रहे हैं। सो वो रेजिस्ट कर सकते हैं चेंज। तो नुकसान भी होते हैं, फ़वाइद भी होते हैं। जो इकोनॉमी का नुकसान है वो अगर छोटे लेवल पे कहें तो फर्म्स को नुकसान है, और बड़े लेवल पे बात करें, ज़्यादा वर्कफोर्स को लेकर बात करें तो पूरी इकोनॉमी को नुकसान है। जो फ़ायदा छोटे लेवल पे तो पूरी इकोनॉमी को भी वही फ़ायदा है, सही ना। सो फार हमने डिवीज़न ऑफ लेबर तक कर लिया।